मौजूद हैं इस वक्त भैंस कॉलोनी के एक बाड़े में। भैंस कॉलोनी से पूरे कराची को दूध सप्लाई किया जाता है। दूध हर घर में जाता है, लेकिन कैसा दूध जाता है ये सवाल हर जहन में आता है। आज हम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। चूँकि यहाँ पर अगर दूध जिसका फैट बेहतरीन है, जो दूध यहाँ पर बेहतरीन होता है, वो रास्ते में कहीं ख़राब तो नहीं हो जाता, वो जब पहुँचता है दुकान पर तो क्या वहाँ पर पानी तो नहीं मिलाया जाता। आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कराची वाले कैसा दूध पी रहे हैं। ताज़ा दूध यहाँ पर हम खुद निकाल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जब इस दूध को चेक करेंगे तो ये दूध तो जनाब बिल्कुल ठीक होगा। ताज़ा दूध खुद यहाँ पर आप निकालें और लेकर जाएं तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। लेकिन रोज़ाना ज़ाहिर है यहाँ पर आ नहीं सकते और ताज़ा दूध ले जा नहीं सकते, लेकिन ये ताज़ा दूध, इसकी क्वालिटी कैसी है ये तो ज़ाहिर है बेहतरीन क्वालिटी का दूध है। उसके बाद जब दूध जाता है शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में और वहाँ पर बेचा जाता है, उस दूध की क्वालिटी कैसी होती है, आज हम इसकी बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कराची वाले कैसा दूध पी रहे हैं। इस बाड़े में हम मौजूद हैं और इसके मालिक मोहम्मद इमरान साहब साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं इस बाड़े से मुताल्लिक। सर, हम यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया कि हमें इस बाड़े को हमने विज़िट किया। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये भैंसें जो आपने पाल रखी हैं, क्या चारा इतना महंगा हो रहा है? ये हो क्या रहा है कि दूध जो एक कराची वाले को मिल रहा है वो महंगा होता चला जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी भैंस की कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है कि एक नॉर्मल भैंस जो आपके सामने ये खड़ी हुई है, ये तकरीबन 2 लाख, 2.25 लाख रुपए की हम भैंस लेते हैं, जो कि 7 महीने दूध देती हैं। उसके बाद ये फारिग हो जाती हैं, वापस पीछे चली जाती हैं। और जो पीछे जाती हैं वो हमारे बहुत कम पैसे मिलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो 80,000, 90,000, तो हमें तकरीबन 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपये हमारे ये टूटते हैं। दूसरा, फिर हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पर। राशन जिसको देखो वो अपने हिसाब से अपने महंगा बेच रहा है। जिस तरह आप लोग घरों में दलिया इस्तेमाल करते हैं, वही प्योर दलिया हम यहाँ जो है वो अजनास को दे रहे होते हैं। तो राशन इतना महंगा हो गया कि हमें यहाँ पर भैंस कॉलोनी में अपने बाड़े से जो हमारा दूध निकल रहा है, इस वक्त इसकी कॉस्ट आ रही है 140 रुपये। यानी आप जो यहाँ से दूध दे रहे हैं वो फ़ी लीटर 140 रुपये का है? जी, हमें जो पड़ रहा है इस वक्त भैंस कॉलोनी में दूध, हमारे बाड़े में जो कॉस्ट आ रही है वो 140 रुपये आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ से उठ जो हो रहा है वो हमारे बंदी रेट पे उठ रहा है, जो हमारी बंदी रेट होती है। वो क्या रेट है? हमारी बंदी रेट जो है वो है इस वक्त 4,150 रुपये। लीटर कितना हुआ उस पर? ये लीटर तकरीबन 110 रुपये बनता है। अच्छा, यानी जो यहाँ से गाड़ियाँ लेकर जा रही हैं वो 110 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से दूध लेकर जा रही हैं दुकानों को देना, और फिर उसके बाद घरों में जाना तो 5-5, 10 रुपये बढ़ता जाता है। इस तरह कॉस्ट बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, इस तरह बड़े ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर दुकानदारों के पास जाता है तो फिर उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका चिलर का खर्चा, उनकी प्लास्टिक वगैरह जो वो यूज़ करते हैं उसका खर्चा, तो फिर ये जाके जब वो 130 रुपये मार्केट हो रहा है। अब ये बात समझ से बाहर है कि दूध अगर फ़ी लीटर आपको 140 रुपये का पड़ रहा है तो आप तो नुकसान में हैं। देखें, अभी हम टोटली नुकसान में हैं। अगर गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो बहुत जल्दी ये कारोबार लोगों का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा, अगर दूध आपका महंगा प्रोड्यूस हो रहा है तो आप फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये तो नुकसान में है। या फिर इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं या कहीं पानी मिलाया जाता है, होता क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग पानी भी मिलाते हैं भैंस कॉलोनी में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने रिलेटिव हैं उनके बाड़ों में आपको पानी नहीं मिलेगा। हम खालिस दूध बेच रहे हैं, अल्लाह के बेनिसार करके बेच रहे हैं, अल्लाह तवक्कल कर रहे हैं, अल्लाह में जो घर की रोजी रोटी चला रहा है, बस यही है। भैंसों से दूध निकाल के यहाँ पर ला रहे हैं, जमा कर रहे हैं और इसी का सैंपल लेते हैं हम ज़रा। ये दूध यानी ताज़ा दूध जिसका हमने सैंपल लिया है, क्योंकि हम चेक करेंगे जो सैंपल हमने बिल्कुल बाड़े से लिया है और उसके बाद जो हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जाके कलेक्ट करेंगे, क्या इसमें कोई फ़र्क है या फ़र्क नहीं है? इसमें मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की जो दूध की दुकानें, वहाँ पर हम जा रहे हैं और सैंपल कलेक्ट करते चले जा रहे हैं। एक और शॉप पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सैंपल लेते हैं, सील करेंगे और फिर कुछ और इलाकों से सैंपल लेंगे और फिर वापस जाएंगे भैंस कॉलोनी और फिर इलेक्ट्रोस्कैन की मदद से आपको बताएंगे कि कराची में मिलने वाला दूध कितना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। एक और सैंपल कलेक्ट हो चुका है, चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं ठीक, आप कैसे हैं? मुझे इस बॉटल में 20 रुपए का दूध चाहिए।
तो हम आ चुके हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में और अब होगा जनाब दूध का दूध और पानी का पानी। कराची वाले दूध के नाम पर क्या पी रहे हैं, ये खुला दूध कितना अच्छा है या कोई मसला है, तो वो सामने आ जाएगा। चूँकि आज ये दूध स्कैन होगा, एक नहीं कई सैंपल्स मेरे पास मौजूद हैं और एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुजर साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर। हमने कमेंट किया था ये कि हम ये आवाम को बताएंगे और दिखाएंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में मिलने वाला दूध जो भैंस कॉलोनी से आता है वो कॉलोनी से निकलने के बाद कहीं बीच में गड़बड़ तो नहीं हो जाती, दूध कैसा मिल रहा है। तो ये है जनाब वो मशीन्स जिस पर हम करेंगे स्कैन। तो शाकिर साहब मैं लाया हूँ 4 सैंपल, ज़रा देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकल जी ज़रूर, हमने चूँकि शो में डिस्कस किया था और बहुत ज़रूरी है कि सेहतमंद माशरे के दुश्मनों का किला खमा किया जाए, उन्हें सामने लाया जाए। तो हम समझते हैं कि ये होना चाहिए ज़रूरी। हम बाड़े पर गए, हमने वहाँ से ताज़ा दूध लिया और इस ताज़ा दूध की क्वालिटी है क्या, ये सबसे पहले हम चेक करेंगे और इसके बाद जो दीगर दुकानों से हम दूध लेकर आए हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, हम वो चेक करेंगे, फिर कंपैरिजन हो पाएगा। शाकिर साहब पहले ये वो दूध जो ताज़ा हम अभी बाड़े से लेकर आए, देखते हैं जी मशीन इस दूध से मुताल्लिक क्या बताती है। इसे चेक करके पानी मिला के हम इसी में चेक करेंगे। सही। अगर फैट ज़्यादा शो हो रहा है इस रिज़ल्ट में तो उसका मतलब है कि दूध वो मिलावट है सर, मिलावट है उसमें। ओके, इसका नतीजा तो आ चुका है जनाब, 6.16 फैट का दूध है ये। यानी ये तो सारा है, इसमें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दूध और 0% पानी, हम इसी में ही हम मिलाएंगे पानी। ठीक है, ठीक है। ये मशीन ठीक काम कर रही है या नहीं, क्योंकि हमने ये भी आपको बताना है कि अगर पानी मिला हो दूध में तो ये मशीन बता देती है कि इसमें पानी मिला हुआ है। अब हमने चूंकि इस दूध में खुद से पानी ऐड किया है और अब देखते हैं इसका नतीजा क्या आता है। चलो जी, रिजल्ट आ चुका है इसका और देखते हैं कि देखिए इसमें थोड़ा सा पानी इसमें डाला था तो वो 19.80% एडिड वाटर दिखा दिया मुझे। ज़बरदस्त जी। अगर दूध में पानी मिलाया होगा तो ये मशीन बताएगी कि कितना पानी मिलाया हुआ है। तो जनाब ये है दूध का दूध और पानी का पानी, जितना पानी मिलाया इस मशीन ने सब बताया। तो जो मिलाएगा दूध में पानी ये मशीन चट्टा कट्ठा खोल के रख देगी। लेकिन उसके अलावा जो कराची वालों को दूध मिल रहा है वो सैंपल मेरे पास है, चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे उसके नतीजे। तो स्टार्ट करते हैं जी, जो पहली शॉप से हमने दूध लिया था। आए जी चेक करें। अच्छा, थोड़ा सा दूध आपने डाला इसमें और अब इसको आप कर रहे हैं कैलिब्रेशन मिक्स करने, क्योंकि हमने कोशिश ये की कि जैसे सैंपल कलेक्ट करें 30-40 मिनट्स में हम यहाँ पर पहुँच जाएं ताकि दूध ख़राब ना हो जाए। तो लेट्स सी। ये पहले दूध का रिज़ल्ट आ चुका है, अब देखते हैं कि इससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है। शाकिर साहब प्लीज़ एक्सप्लेन। बिल्कुल खालिस दूध है, इसमें एडिड वाटर देखें आप 0% आया। ठीक। और ये 5.5 फैट का दूध है। ठीक। और जो फूड लॉ पाकिस्तान है उसमें 5 फैट का दूध बफलो में तस्वुर किया जाता है और जो कमीशन कराची का नोटिफिकेशन है उसमें 6 फैट दूध हमें कहा गया कि हम फराहम करेंगे। तो ये 6 फैट तो नहीं है, लेकिन ये 5.5 फैट है। फूड लॉ पाकिस्तान जो कहता है वो कहता है 5 फैट का। ठीक है, इसका दूध है तो अच्छा दूध है। अच्छा दूध। चलो जी, जो पहली दुकान से दूध लिया वो अच्छा दूध है, बाकी 3 दुकानों से लिया गया दूध कैसा है अब वो देखते हैं। तो लगता है ये सारे दूध इम्तिहान में पास हो गए हैं। जो हम दुकानों से लेकर आए थे यहाँ उसका टेस्ट कराया, स्कैन करवाया, एक का नतीजा आपके सामने रखा था। शाकिर साहब ये 3 और नतीजे आपके पास हैं, ज़रा इनसे मुतालिक मुझे बता दें। असल में जी सबसे अहम बात यह है कि देखें ये मशीनें हैं यूरोपियन टेक्नोलॉजी की हामिल है, लैक्टो स्केल, और बाहर से इंपोर्ट की गई। इसका सेंसर जो पड़ता हम ये रसीद दे देते हैं जो भी चेक कराने के लिए आता है। सही। तो इसके जो नताइज हैं, देखें कराची के शहरी बड़े खुशकिस्मत हैं कि कमर्शियल डेयरी फार्मर्स यहाँ डेयरी फार्मिंग करते हैं कराची के मज़ाफ़ात में और शहरी अच्छा दूध पीते हैं। पर चंद % जो जिनके लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया है या शुएब मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, हमें उनकी भी निशानदेही करनी होगी और उसमें उनका किला कमा करना होगा। बिल्कुल।
तो जी इसमें तकरीबन तमाम दूध बहुत अच्छे हैं। पहला जो है 5 इशारिया कुछ फैट का था, दूसरा उससे अच्छा फैट आया जो 4 किलो क्रीम तकरीबन बनती है। ये 4.25 किलो क्रीम का है जिसे 5.75 फैट कहेंगे। ये 6.5% फैट का है जो कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन से भी ऊपर फैट है इसके अंदर। लो भैया मैं तो अब लूँगा इसी दुकान से जाके। और ये 5.87 फैट है, तो तकरीबन ये 3 किलो 780 ग्राम जो क्रीम हुई, और ये 4 किलो क्रीम का दूध है, ये 6.29 फैट, तो ये बहुत अच्छा दूध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया इन तमाम चीज़ों को सही अंदाज में अवाम उन्नास के सामने रखेगा और मज़ीद एफ़र्ट्स को जारी भी रखेंगे शुएब आप के हम जो छोटी जो दुकानें हैं वहाँ पे मुमकिन ऐसा हो। इसमें हम कोशिश करेंगे मिलावट को रोकने के लिए कि हम दुकानदार के प्रॉफिट को पूरा रखें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ताकि वो मिलावट को कम करे और उसका प्रॉफिट उसे जायज़ मिले। जब उसे प्रॉफिट जायज़ मिलेगा तो वो मिलावट क्यों करेगा। और इसके साथ साथ आज हमने ये प्रोग्राम क्यों किया, क्योंकि दूध हर घर में जाता है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जब हम अपने बच्चों के लिए ये दूध लेकर आते हैं तो हमारे दिल में जो वसवसा होता है, आज हमने उस वसवसे को हटाने की छोटी सी कोशिश की है कि कराची वाले अपने घर वालों को, स्पेशली अपने छोटे छोटे से बच्चों को जो दूध दे रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन शाकिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं पर अगर गलती हो रही है तो उसकी निशानदेही आपने, मैंने और हमने मिलकर करनी है। कहीं पर आपको शक हो, आपको शुबा हो जाए, जो दूध आप लेकर आ रहे हैं जिस जगह से, वहाँ पर मिलावट है, दूध ख़राब है, दूध ठीक नहीं है, तो इनके ऑफिस आप आ सकते हैं, मशीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप 1 मिनट में वो दूध स्कैन करवा सकते हैं और आपके सामने उसका नतीजा आ जाएगा कि दूध आप कौन सा इस्तेमाल करें। तो आज भैंस कॉलोनी से लेकर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहाँ से दूध का सैंपल्स लेकर आए, यहाँ पर चेक किया, ख़ुद भी मुतमईन हुए, एंड आई एम श्योर आप लोग भी मुतमईन हुए होंगे कि कराची वाले बहुत अच्छा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सिंध के तालीमी इदारों की हम बात करेंगे। कोरोना के तेज़ी से बढ़ते केसेस के बायस वज़ीर तालीम सिंध ने 15 रोज़ के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पहली से 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स दोनों पर ये इत्तलाक होगा। ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाएंगी, जबकि दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस ने फैसला मुस्तरद कर दिया और उनके मुताबिक इस फैसले के इंतहाई भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। यानी दोनों अलग अलग पेज पे हमें नजर आ रहे हैं। तालीमी साल के आखिरी दिनों में 15 रोज़ या ज़्यादा के लिए इदारे बंद नहीं किए जा सकते। हुकूमत ने फैसला सुना दिया है। प्राइवेट स्कूल्स ने अपने खदशात का इजहार कर दिया है। हुकूमत जो है वो अपने तौर पर बता रही है कि जनाब स्कूल्स बंद करना क्यों ज़रूरी है। अब इस फैसले पर वालिदैन क्या राय रखते हैं आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन वो नहीं पढ़ पाते जो स्कूल में जाके पढ़ते हैं। अब वो हाथ में उनके टैबलेट दे दिए जाते हैं, उसमें कभी नेट का मसला हो रहा है, कभी वीडियो कॉलिंग सही नहीं हो रही। स्कूल जाके जो तालीम मिलती है वो अलग चीज़ होती है। इनको डिफरेंट मॉडल्स लाने चाहिए, ई लर्निंग, हाइब्रिड मॉडल, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है। आई मीन 20 साल बाद, 10 साल बाद हम क्या बताएंगे कि हमने सिर्फ कोविड की वजह से स्कूल ही बंद कर दिया? नहीं ना, हमें कुछ सोचना चाहिए, थोड़े SOPs फॉलो करने चाहिए। अभी हमारे पेपर हो रहे थे, वो कैंसिल हो गए तो हमारे वो लॉस हुआ बहुत सारा। हमने इतनी तैयारी की थी, उसके अंदर अब ऑनलाइन क्लास में पेपर भी नहीं होंगे। मैं तो कहती हूँ कि छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। पहले भी 1 साल छुट्टियाँ हुई हैं और अब फिर इन लोगों ने छुट्टियाँ कर दी हैं, इसलिए छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। हमने मेहनत की है पेपर के लिए, इस बार फिर से वही होगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ऑनलाइन में पढ़ने में सही दिल नहीं लगता हमारा। और चूंकि फैसला भी सिर्फ सिंध से मुताल्लिक हुआ है, लेकिन ये मामला ऐसा है जिसने गिलगित से लेकर कश्मीर तक और इवन कराची से लेकर गवादर तक सबको परेशान कर रखा है कि क्या होने वाला है। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। चूंकि ज़ाहिर है जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उस तरीके से वो पढ़ नहीं पाएगा। अभी जो फैसले, मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, इससे मुताल्लिक जब हम बात करते हैं, ऐसे में एसोसिएशंस का रोल क्या है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन से तारिक शाह साहब ने, एंड वी हैव विद अस डॉक्टर फातिमा मीर। आप आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू, प्लीज मुझे बताइएगा कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि थर्ड वेव है इस वक्त पाकिस्तान में और ऐसे में बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, तो इसमें इब्हाम है कि वाकई ऐसा है कि पहली और दूसरी वेव की निस्बत तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जाके तनासुब वही है जो पहले था? डॉक्टर साहब, क्या आपको आवाज़ आ रही है? एक कोई और, ये कोई किसी पॉलिटिशियन का भी मेरा ख्याल है कोई आ रही आवाज़। और
अच्छा, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तारिक शाह साहब, पहले मैं फिर आपसे बात कर लेता हूँ। मुझे बताइएगा कि जो फैसला लिया गया 2 हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद करने से मुताल्लिक, इसमें एसोसिएशंस एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने के रुख पे हमें नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों? क्या हुकूमत ने अगर फैसला किया है कि स्कूल्स बंद 2 हफ्ते के लिए करने ताकि कंट्रोल करें, इसका फैलाव स्लो डाउन हो जाए, तो क्या ये दुरुस्त बात नहीं? जनाब, बहुत शुक्रिया ऑन बोर्ड लेने का। देखिए, बात यह है कि एहतजाज की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हो रही है और अब पहले हमने नहीं किया और अब क्यों सोच रहे हैं हम कि एहतजाज करें, इसको सोचने की ज़रूरत है। एक तो चीज़ ये है कि देखें आप कि सिंध की अगर मैं बिलखुसूस बात करूं तो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होता है सैटरडे को। तमाम मेंबर्स, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं, तमाम मेंबर्स इससे मुत्तफिक होते हैं कि फ़िलहाल स्कूल्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले उन सोशल एरियाज़ को बंद किया जाए जहाँ मॉल्स हो गए, पार्क्स हो गए, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क्स हो गए, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, जहाँ पर बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है और जहाँ बच्चों को जाना ज़रूरी है भी नहीं, पहले उनको बंद किया जाए। फिर अगर खुदा न खास्ता और इसमें ज़्यादा तेज़ी नज़र आती है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर स्कूल को सोचा जा सकता है, लेकिन पैनिक के अंदर स्कूलों को पहले बंद ना किया जाए। पूरी दुनिया में यही होता है कि पहले और चीज़ें बंद की जाती हैं, फिर स्कूल बंद किए जाते हैं। अच्छा, तारिक साहब, कता कलामी की माजरत, ये इस चीज़ से मुतालिक रहनुमाई कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट ये करती है, सिंध गवर्नमेंट जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पार्क्स खुले हैं, बच्चों का प्लेइंग एरिया खुला है, उसको बंद कर देते हैं, फिर प्राइवेट एसोसिएशन इस चीज़ पर राजी हो जाएगी कि स्कूल बंद कर दें आप? जी बिल्कुल, हमारा तो मुतालबा यही है कि अगर सारे सेक्टर्स बंद कर दिए जाते हैं, फिर अगर स्कूल्स को बंद किया जाए तो फिर तो सही है। वेव के पे सबको बंद किया जा रहा है, लेकिन अगर इस वेव के अंदर सिर्फ स्कूलों को बंद किया जाए, दुकानें भी खुली हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी खुली हुई है, तो मसला ठीक है। नहीं, आपकी राय ये है कि अगर तमाम सेक्टर्स बंद हो तो फिर स्कूल से मुताल्लिक फैसला होना चाहिए। डॉक्टर फातिमा, क्या आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी। प्लीज़ शेयर कीजिएगा डॉक्टर साहिबा कि इस वक्त जो फैसले लिए जा रहे हैं और स्कूल से मुताल्लिक लिए जा रहे हैं, एज ए डॉक्टर आप क्या समझती हैं, ये दुरुस्त फैसला है? जब पार्क्स खुले हैं, तमाम सेक्टर्स खुले हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, गैदरिंग्स भी उस तरह से उन पर पाबंदी नहीं है, ऐसे में सिर्फ फैसला स्कूल्स बंद करने से मुताल्लिक होना, प्री स्कूल क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को स्कूल ना भेजना, क्या इससे कोविड-19 का फैलाव रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा? स्लो तो जी हो जाएगा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खुद पर्सनली, मुझे पता है कि ये शादियों का सीजन है, मल्टीपल जगहों पे बिग गैदरिंग्स उसी तरीके से हो रही हैं। लोग समहाउ, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, इवन दो वो 60 इयर्स एंड अबव को अभी तक वैक्सीनेशन साइनोफार्म की लगी है हुकूमत की तरफ से, और अब प्राइवेट वैक्सीन पाकिस्तान में आने लग गई है, फिर भी लोगों ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि कंटिन्यू रहनी चाहिए थ्रू आउट 2021 इफ नॉट 2022 लोगों ने छोड़ दी है। और ये पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं शायद ज्यादा रिस्क हैं हमारे लिए रादर देन स्कूल्स, बिकॉज स्कूल्स में फिर भी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन SOPs जारी रख रही है, लेकिन स्कूल्स का जो इशू होता है वो ये है कि वरिड पेरेंट्स होते हैं और स्कूल गारंटी नहीं दे सकता कि भाई स्कूल के अंदर स्प्रेड नहीं होगा, वो सिर्फ मिनिमाइज कर सकता है रिस्क को। अच्छा, डॉक्टर सही और गलत ये डिसीजन नहीं है, लेकिन बाय ऑल मींस दिस इज नॉट द ओनली प्लेस जहां पर लोगों की। ठीक है। अब डॉक्टर साहब एक बात और बताएगा कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल ये है कि ओवरऑल शायद 4% से भी कम है पॉजिटिविटी रेशो, लेकिन कुछ दिन पहले तक के जो डाटा थे, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से सैम्पलिंग हुई और वहाँ पे चेक किया गया कि वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट क्या है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 16% से भी ज़्यादा था। अब इस 16% सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में शो होना, आपको लगता है कि ये एक कॉन्क्रीट वजह है, ये एक बेस है जिसके बाद ये फैसला लेना ज़रूरी था कि लेट्स क्लोज द स्कूल्स? मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी जी चाहिए होगी। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने एंटीबॉडी का टेस्ट किया था सिर्फ देखने के लिए कि सीरोलॉजिकली कोविड की एंटीबॉडीज बच्चों के ब्लड में है, या उन्होंने PCR किया था देखने के लिए कि वायरस है बच्चों की बॉडी के अंदर के नहीं। Let's assume it was a PCR test. So if it was the PCR test, this means that the virus is in circulation, and this means कि बच्चे जो हैं एक possible source हैं अपने घर के बड़ों के लिए। Luckily for us, ये जो थर्ड वेव है, इसमें ज्यादा रिपोर्ट्स बच्चों के पॉजिटिव आने की नॉर्थ ऑफ द कंट्री से आ रही हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर का बेल्ट। हाँ जी। तो इस पे कोई स्टडी हुई डॉक्टर साहिबा कि ये नॉर्थ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या B117 इज द रीजन? जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो UK वेरिएंट है जो कि अभी इन सर्कुलेशन है और मेन कॉज है बिहाइंड द थर्ड वेव, उसमें लोग ज्यादातर नॉर्थ ऑफ द कंट्री आए UK से। सो ये जो हम स्कूल बंद कर रहे हैं, आपको इसी तरह दोबारा से
इन फ्लाइट्स जो आ रही हैं दूसरे मुल्कों से, आपको दोबारा से अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि और उनमें वॉच करना चाहिए कि कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और उनको आपको लगता है कि अब तो बड़ी ताखीर हो गई, आपको लगता है अब तो बड़ी ताखीर हो गई, अब अगर करेंगे उसका शायद फायदा नहीं है, अब तो ट्रांसमिट हो गया। नहीं, ऐसा आप इसलिए नहीं कह सकते, यू हैव टू मेक इट स्ट्रिक्ट अगेन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बाय ऑल मीन्स आप सही कह रहे हैं कि वो हाथ से चीज निकल गई है, लेकिन आप अपनी विजिलेंस लो नहीं कर सकते। तो लोगों में अब इतनी फटीग आ गई है, और हम सब में एज अ कंज्यूमर हमें इतनी फटीग आ गई है, ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सारी नॉर्मल जिंदगी के जो एक्टिविटीज हैं वो हम अल्टरनेट तरीके से कर रहे हैं। वो माँ बाप की अभी मैं बात सुन रही थी कि हाइब्रिड इज नॉट एज गुड, बिल्कुल आई एग्री। माएँ थक गई हैं क्योंकि वो टीचर का भी काम कर रही हैं, माओ का भी काम कर रही हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि आप विजिलेंस नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये वायरस है और वायरस म्यूटेट करता है ओवर टाइम। तो जो आप वैक्सीन दे रहे होते हैं वो वैक्सीन पास्ट वेरिएंट्स के खिलाफ बनी हुई होती हैं। नए जो वेरिएंट्स आएंगे उनसे वैक्सीन का उतना परफेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा जो कि पुराने वालों से था। तो इस लिहाज से हमें स्ट्रिक्टली जिस हद तक हम मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं रखनी चाहिए। और दूसरा ये कि अभी सिंध फॉर सम रीजन उसमें थर्ड वेव में शुक्र है इतना ज्यादा अभी स्पाइक नहीं आया। तो ये जो पॉजिटिविटी PCR की स्कूल्स में अभी आ रही है, अभी मुझे इसलिए वरी नहीं कर रही है क्योंकि इसके प्रोपोर्शनेट एडल्ट्स में स्पाइक बहुत ज्यादा हमने नहीं देखी सिंध में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि स्कूल्स आर ओनली वन प्लेस जहां पर बच्चे आपस में मिल सकते हैं। दूसरी पब्लिक एरियाज में भी दोबारा से वही 6 फीट डिस्टेंस और वो वाली चीजें दोबारा से इम्प्लीमेंट करने का और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, जैसे सिंध ने लास्ट ईयर सक्सेसफुली किया था। ठीक है तारिक साहब, आप मुझे बताएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अच्छा प्लेइंग एरियाज बंद कर दें, पार्क्स बंद कर दें, मुझे बताएं कि अगर खुदा न खासा स्कूल में किसी बच्चे को कोविड हो जाता है या कोई बच्चा कोरोना का शिकार हो जाता है तो उसका जिम्मेदार क्या स्कूल होगा, या फिर आप वालिदैन से ये कहेंगे कि जी आप बच्चे को प्लेइंग एरिया में लेके गए थे, पार्क में लेके गए थे तो बच्चा कोरोना का शिकार हो गया, जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? देखिए नहीं, बिल्कुल देखें, इसका तयन करना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि स्कूल के अंदर तो 5 घंटे वो बच्चा है, बाकी जो 19 घंटे है वो अपने घर पर गुजार रहा है। तो इसका तयन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि स्कूल से हुआ है या बाहर से हुआ है। लेकिन इसमें एहतियात मैं फिर ये कहूँगा बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल बात सही कह रही है डॉक्टर साहिबा कि सिंध के अंदर तो इतने स्पाइक की नहीं है, और जो हमें स्टीयरिंग कमेटी के अंदर बताया गया था वो जितना भी परसेंटेज चल रहा है जो अभी बताते हैं, कोट करते हैं, उसका भी 3% ये स्कूल्स के अंदर जो टेस्ट किए गए हैं उसका 3% बनता है ये। तो ये बहुत ही मिनिमम सा है। और बॉर्डर्स क्लोज करना एक अभी भी एक ऑप्शन है कि आप सिंध के बॉर्डर्स को क्लोज करें, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी जो भी कम्युनिकेशन जो ट्रैवलिंग हो रही है उसको आप रोक दें, तो अभी भी आप सिंध को बचा सकते हैं, अभी भी टाइम है। लेकिन अगर सिर्फ स्कूल को बंद करके सोच लें कि तालीम को रोक कर अगर कोरोना रोक लिया जाएगा तो ये बहुत गलत सोच है। ठीक, एक बात मुझे और बताएं तारिक साहब कि कुछ स्कूल्स वाले तो गवर्नमेंट के इस फैसले को बाय कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है लेट्स क्लोज द स्कूल्स। क्या ये वो स्कूल्स हैं और इसमें कुछ स्कूल्स ऐसे जो आपकी एसोसिएशन के अंडर आते हैं, क्या ये वो स्कूल्स हैं जिन्होंने कोर्स खत्म कर लिए है, दैट इज द रीजन कि वो चिल हैं, वो कहते हैं ठीक है जी बंद कर देते हैं स्कूल? नहीं, ऐसा कोई भी स्कूल मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होगा जो इतना चिल होगा कि स्कूल बंद कर दिया जाए। क्योंकि अगर किसी स्कूल ने कोर्स कंप्लीट भी कर दिया है तो वो रिवीजन पे जा रहा है, और अगर रिवीजन भी कंप्लीट हो गया तो आगे एग्जामिनेशन की तैयारियां करनी है, फाइनल एग्जामिनेशन की। तो इन सब चीजों में अगर स्कूल अभी बंद हो जाते हैं 2 हफ्ते के लिए तो फिर जो है वो चीजों में सब खलल आ जाएगी, एक डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, और बच्चों को जो है ना फिर आप एग्जाम नहीं ले सकेंगे। पहली बहुत डिजास्टर हुआ था कि विदाउट एग्जामिनेशन हमने पास किया था। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर कोई एक ऐसा स्कूल हो कि उसने ऐसा कोई इकदाम उठाया हो तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? कैसा इकदाम? कि स्कूल्स उन्होंने बंद कर दिया, कोई प्राइवेट स्कूल हो, कि आप कह रहे हैं ना कि प्राइवेट स्कूल वाले तो नफी करें कि जी हम हुकूमत का ये इकदाम नहीं मानते, अगर कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा हो जिसने कोर्स ये क्लेम किया कि हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया हम इसलिए बंद कर रहे हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेगी? कार्रवाई तो इसमें कोई भी नहीं की जा सकती। इसके अंदर तो पेरेंट और स्कूल मैनेजमेंट का अपना एक इंटरनल मैटर है कि अगर वो समझते हैं कि वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो फिर वो करेंगे, उसमें जो भी आगे रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं सर कि बच्चों को टाइम देंगे, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब ज़ाहिर आपने कहा स्टीयरिंग कमेटी में बताया कुछ और था, मामला कुछ और हो गया, डिमांड आपकी है कि बाकी तमाम सेक्टर्स बंद हो तो स्कूल्स बंद हो, व्हाट्स नेक्स्ट? एहतजाज करेंगे? जी देखिए बिल्कुल एहतजाज तो देखिए मैं आपको बताऊं पूरे पाकिस्तान में कल से शुरू होने जा रहा है। डी चौक पर कल एक पुरअमन एहतजाज होगा प्राइवेट तालीमी इदारों का पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि हमने शायद ये देखा है कि हम जितनी भी बातें कर लें आपके चैनल्स पे, जितनी भी हम मीटिंग्स में कर लें, हमारी बात आगे तक नहीं पहुंचती।
जब तक कोई भी सेक्टर रोड पर नहीं आता उसकी बात जब तक सुनी नहीं। ठीक है, बस एक लास्ट कमेंट डॉक्टर फातिमा आपसे लेना चाह रहा हूँ मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के। आपकी क्या राय है कि अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन को और जो 60 प्लस के लोग हैं पाकिस्तान के, इन सबको वैक्सीन लग जाती है, यानी सिर्फ वल्नरेबल पॉपुलेशन 60 प्लस या जिनको कोई बीमारी है, आपको लगता है कि वो एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि उसके बाद हमें सेक्टर्स क्लोज करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी? चूँकि ज़ाहिर है जनरली ये तासुर है कि डेथ्स उनकी होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हों या एज फैक्टर हो, इस तरह के मामला हों, तो अगर वैक्सीनेशन उनकी हो जाती है तो वी आर गुड टू गो? आई थिंक सो, लेकिन द ट्रूथ इज कि जो देखा गया है वो ये है कि ज्यादातर मिडिल इनकम और हाई इनकम वाले लोग हैं, उन्होंने ज्यादा एक्सेस की है ये जो फ्री वैक्सीनेशन ऑफर हुई है गवर्नमेंट से। एंड फॉर सम रीजन या तो इंफॉर्मेशन पर्कुलेट नहीं हुई है लोअर इनकम ग्रुप ऑफ पीपल में पाकिस्तान के अंदर, या फिर उन्होंने समझा नहीं है कि ये मसले का सिवेरिटी क्या है। तो जो देखा गया है वो ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में इवन 60 एंड अबव एक सर्टेन तबके के लोग ज्यादा आए हैं। ये तो अलार्मिंग है। दैट मींस कि ये एक तरह से फेलियर है कि हम उन्हें बता ही नहीं पाए उस पॉपुलेशन को कि ये जरूरी है। मुझे कंसर्न ये है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो हैं 60 एंड अबव, 50 एंड अबव, गवर्नमेंट ने फिर 50 ब्रेक डाउन कर दिया था, 50 एंड अबव भी एक सर्टेन तबके के लोग जरा ज्यादा जा रहे हैं। और मुझे कंसर्न है कि जो लोअर इनकम और फार फ्लंग एरियाज वाले लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं किया इस अपॉर्चुनिटी। ये एक बड़ा वैलिड कंसर्न है, इसको बड़ी जल्दी एड्रेस करना होगा। ये वेरी कंसर्निंग है। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा मीर साथ मौजूद थी हम, एंड तारिक शाह साहब आपका भी शुक्रिया की बात आपने की, चूंकि ज़ाहिर है एक बात बड़ी वैलिड है कि जब पार्क्स खुले हों, सेक्टर्स खुले हों, बच्चा 5 घंटे के अलावा कहाँ जा रहा है इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और स्कूल्स बंद करने की बात हो, वो स्कूल जहाँ पर SOPs को फॉलो कराया जाता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर ये फैसला सिर्फ कोरोना को देखकर किया गया तो ज़ाहिर है फिर सवाल उठेंगे। हाँ, अगर गर्मी को फैक्टर ऐड कर लेते तो फिर शायद बात में वजन आ जाता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बेसिक ब्रेक लेंगे, साथ रहिए, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। लाहौर में एक ऐसा नन्हा क्रिकेटर है जिसके खूबसूरत स्ट्रोक्स ने सबको हैरान कर दिया है। बच्चे का नाम है गौहर लियाकत और ये मुगलपुरा का रिहायशी है। 6 साल इसकी उम्र है और बैटिंग को मजीद बेहतर करने के लिए रोजाना तकरीबन 3 घंटे प्रैक्टिस करता है। रिपोर्ट इस पर तैयार की कादिर ख्वाजा ने, वो भी आपको दिखाएंगे, फिर इस बच्चे से बात करेंगे। बेमिसाल टैलेंट, लाजवाब स्ट्रोक्स, कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव हो या कट शॉट, लाहौर का 6 साला गौहर लियाकत विकेट के चारों तरफ दिलकश स्ट्रोक्स खेलता है। गौहर लियाकत मुगलपुरा व्हाइट क्लब में रोजाना 3 घंटे प्रैक्टिस करता है। मैं कवर ड्राइव पसंद करता हूँ और स्ट्रेट ड्राइव पसंद करता हूँ, ये दोनों मेरी फेवरेट हैं और मैं इन दोनों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान की टीम में जाना चाहता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। नेचुरल टैलेंट को निखारने में मसरूफ कोच मोहम्मद खुर्शीद भी गौहर की उम्दा तकनीक और मजबूत डिफेंस के मुअतरिफ हैं। ऐसे बाबर आजम बहुत अच्छा पाकिस्तान का प्लेयर है, कप्तान भी है, और इसको भी हमने उसी लेवल पे लेके जाना है। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान लेवल के ऊपर जाए, अंडर 13 में जाए, फिर अंडर 16 में जाए। गौहर ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से देखने वालों को गर्विदा बना रखा है। अगर इस हीरे को तराशा जाए तो दरख्शां सितारा बनकर उभर सकता है। कैमरामैन खुरम प्यास के साथ कादिर ख्वाजा, सामा, लाहौर। ज़बरदस्त जनाब। एक और ऐसे ही नौजवान की बात करेंगे। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का रुझान रोज़ाना की बुनियादों पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको रोज़ ऑफिस नहीं जाना होता, घर से ही आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में नौकरियों की कमी के बायस भी बहुत ज़्यादा नौजवान इस तरफ अब रुख कर रहे हैं। आज इसी इंडस्ट्री के एक नौजवान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो घर से ही नहीं बल्कि अस्पताल से भी फ्रीलांसिंग काम करते रहे हैं। और ये क्यों ऐसे है जनाब? क्योंकि वो बीमार हैं और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डायलिसिस उनका होता है, हफ्ते में 4 घंटे 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उमैर शफीक इनका नाम है और जिस हमने कहा कि डायलिसिस इनका होता है और इस डायलिसिस होने की वजह से काम मुतासिर भी हुआ है। फिर भी वो कोशिश करते हैं काम हो, लेकिन मुतासिर हुआ है। पूरी कौम के लिए ये एक मिसाल है। आज हमारे साथ वो हॉस्पिटल से लाइव मौजूद हैं। उमर शफीक, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। उमर, आपको आवाज़ आ रही है?
ठीक है, उमर शफीक से आई थिंक उनको हमारी आवाज़ अब जा रही है। उमर, अपनी तबीयत से मुतालिक मुझे बताएं, इस वक्त भी आप हॉस्पिटल में हैं, डायलिसिस आपके हो रहे हैं। आपकी तरफ आने से पहले मैं नाज़रीन को एक बार फिर बता देता हूं कि ये एक हिम्मत की मिसाल कैसे है कि जो पहले काम कर रहा हो, बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना हो, वो हाथ पैर छोड़ नहीं देता, वो हिम्मत जारी रखता है, चाहे मुश्किलात हों, चाहे मुश्किलात के पहाड़ हों, लेकिन वो उनको अबूर करना जानता है। ये है एक पाकिस्तानी नौजवान, ये है एक पाकिस्तानी जो जानता है कि मुश्किल में घबराना नहीं होता, कोशिश करनी होती है, कोशिश जारी रखनी होती है, और जिस चीज़ की इंसान कोशिश करता है अल्लाह वो चीज़ उसे ज़रूर देता है। और बीमारी की हालत में भी हॉस्पिटल जाने के साथ साथ काम की कोशिश करते रहना, ये सीखने लायक बात है। उमर से हमारा राबता बहाल हुआ है, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। उमर, गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान, बिल्कुल ठीक। उमर, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। फ्रीलांसिंग आप करते थे, उसकी रूटीन क्या होती थी, और उसके बाद जब बीमारी आड़े आई, आपको हॉस्पिटल आना पड़ा, इवन अभी भी आप हॉस्पिटल में डायलिसिस आपके हो रहे हैं, तो रूटीन किस कदर मुतासिर हुई, और ये इलाज मुआलजे का जो मामला रहा, ये ठीक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इलाज मुआवजा तो ठीक जा रहा है। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ 2016 से। मैंने स्टार्ट किया था तब से मैं एंड्रॉयड ऐप्स भी बनाता हूँ, वेबसाइट भी डेवलप करता हूँ, और साथ में वीडियो एनिमेशन भी करता हूँ। सही। इसके अलावा मेरे हेल्थ के साथ काफ़ी मसाइल रहे, लेकिन मैं फिर भी काम करता रहा। तकरीबन मेरी आज तक 8 सर्जरीज हो चुकी हैं, और इसके अलावा डायलिसिस होते हैं क्योंकि किडनी फेलियर में चला गया था। 8 सर्जरीज उमर आप बता रहे हैं, उसके बावजूद जो आपकी काम से मोहब्बत है वो भी हमें नज़र आ रही है, और यकीनन आप एक मिसाल है लोगों के लिए। तो डॉक्टर्स अभी आपकी सेहत से मुताल्लिक क्या कहते हैं? जी, मुझे एक जेनेटिक डिजीज़ डायग्नोज हुआ था, प्राइमरी हाइपरऑक्सीडूरिया टाइप 1। ये डिजीज़ लिवर में होता है, लेकिन सर ज़िंदगी में किडनी की सर्जरीज करवाता रहा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा लैब नहीं है जिधर से ये रिसर्च हो सके। तो मुझे फिर इसके जो रिसर्च के रिजल्ट्स मिले थे सऊदीया से, तो उनमें यही आया था कि लिवर के अंदर डिजीज़ है, तो मेरा लिवर भी रिमूव होगा, और उसके बाद लिवर एंड किडनी कंबाइंड ट्रांसप्लांट होगा। तो ये लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या आप कुछ सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, और कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि इतना आसान प्रोसेस नहीं होता? जी बिल्कुल, इसके लिए फैसिलिटी चाहिए होती है डॉक्टर्स की काफ़ी बड़ी, जो 24 आवर सर्विलेंस दे सकें आईसीयू में। अमूमन पाकिस्तान में अभी तक इसकी इतनी कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है, तो मेरा अभी यही इरादा है कि मैं इसका ट्रांसप्लांट तुर्की से करवाऊँ। इसके लिए मैंने फंड रेजिंग स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के बाद मैं जा सकूँगा इंशाल्लाह। अच्छा उमर, अब हमारी दुआ भी है कि बहुत सारे लोग आपका हाथ थामें और आपका हाथ थाम के आपकी मदद के लिए आगे बढ़ें। मुझे बताएं कि ये जो बीमारी है इसकी तशख़ीस किस उम्र में हुई थी? इसकी दरअसल मेरे जो पहली सर्जरी हुई थी वो 4 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन ये बीमारी क्योंकि रेयर डिजीज़ है, तो इसकी वजह से मुझे या मेरी फैमिली में किसी को आइडिया नहीं था कि ये जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है जो फैमिलीज में ट्रैवल करती है। तो अभी 21 साल की उम्र में जब मैंने काफ़ी इंटरनेट पर सर्च की इसके बारे में, तो फिर मुझे पता चला कि ये जेनेटिक डिजीज़ है, और फिर मुझे डायग्नोज हुआ। अच्छा उमर, ज़ाहिर से पहले आप जिस तरह बता रहे थे कि फ़ंड रेजिंग की भी कोशिश आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि अगर समा का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ कर सके, और हम एक वसीला बनने की कोशिश करें कि लोग आपका हाथ थामें, चूँकि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इस तकलीफ़ में भी आप काम करने की कोशिश करते हैं, ये सीखने लायक बात है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे इससे मुताल्लिक़ कि हॉस्पिटल में रहते हुए, डायलिसिस करवाते हुए, इस दौरान जो वक्त होता है आपके पास, क्या उसको आप इस तरह से यूटिलाइज़ अभी भी करते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ना दरअसल मैंने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी काफ़ी प्रोफाइल बिल्ड की थी, लेकिन ड्यू टू हेल्थ डिक्लाइन मेरी कुछ प्रोफाइल सस्पेंड भी हुई, कुछ क्लैशेस भी हुए, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे थे जो अभी भी काम देते हैं, और मैं अभी भी उनका काम करता हूँ। अच्छा, अब जब आप उनका काम करते हैं तो अगर 4-5 घंटे आपको हॉस्पिटल रहना और डायलिसिस के लिए, तो उन 4-5 घंटों में आप काम करते हैं कि उसमें से 1-2 घंटे आप दे पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है समटाइम्स इट्स पेनफुल? जी बिल्कुल। डायलिसिस का जो स्टार्ट होता है उसमें तो बंदे के अंदर एनर्जी होती है, लेकिन जब डायलिसिस का आखिरी घंटा होता है तो एनर्जी बिल्कुल आउट हो जाती है। जो काम बेहद ज़रूरी हो, जो क्लाइंट को फ़ौरन चाहिए हो,
वो तो जारी बात है, करना पड़ता है, वो फिर मैं करता हूँ, लेकिन अमूमन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रेस्ट कर सकूं। अब मुझे बताएं कि जिस वक्त आप एक काम कर रहे होते हैं, 7 डायलिसिस मशीन लगी होती है, डायलिसिस आपका हो रहा होता है, ऐसे में डॉक्टर, किसी स्टाफ का वहाँ पर होना या किसी और शख्स का वहाँ पर होना, जब वो आपको देख रहा हो कि ये शख्स जिसका डायलिसिस हो रहा है, जो तकलीफ़ में है, वो काम कर रहा है, तो कुछ कहते हैं, कोई कमेंट्स ऐसे मिलते हैं आपको? नहीं, वो तो सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्टिव कमेंट्स ही पूछ रहा था। जी, लेकिन वो यही कहते हैं कि ज्यादातर अपने आप को रेस्ट दो, बेहतर है कि काम ना ही करो, क्योंकि ये हेल्थ के लिए और बुरा है। पहले ही आप डायलिसिस पे हो तो आप मजीद अपने आप को फोर्स कर रहे हो। सही। अच्छा उमर, आपके घर के बारे में भी जानना चाहेंगे, आपके घर में कितने लोग हैं? वालिद, वालिदा, आपके वालिद सब क्या करते हैं? मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट है और मेरी वालदा हाउसवाइफ है। मेरे 3 भाई हैं और एक सिस्टर है। हम दोनों बड़े भाई ग्रेजुएट हैं और छोटा भाई अभी अपनी कर रहा है डिग्री। अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं, तो क्या पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है अभी या नहीं? जी इंशाल्लाह, मेरी कोशिश, जब मैं डायलिसिस पे नहीं था उससे पहले मेरी कोशिश यही थी कि मैं फॉरेन में जाकर स्टडी करूं। इसके लिए मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च की थी, मैंने उनको अपने लेटर वगैरह भेजे थे एक्सेप्टेंस के लिए, लेकिन फिर जब ये डायलिसिस पे आना पड़ा। डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। हफ्ते में 3। ठीक है, आई थिंक शायद कुछ कनेक्शन का मसला आ रहा है। ठीक है, उमर हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन एक हिम्मत है ये और एक मिसाल है ये लोगों की, स्पेशली उन नौजवान के लिए या उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी बीमारी या थोड़ी सी मुश्किल पे सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलें जी, क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। और हमने अभी आपको कुछ देर पहले पैकेज दिखाया था नन्हे से क्रिकेटर गौहर का, जो कि मुगलपुरा के रहायशी हैं और जनाब बेमिसाल इनका टैलेंट है, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं ये। अब वो हमारे साथ मौजूद भी है। गौहर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक। नाश्ता किए? जी किया। अच्छा गौहर, मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र जो है वो 6 साल है और आप बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट भी खेलते हैं और हमने ये देखे भी है मनाज़िर। तो कितनी एज थी आपकी जब आपने प्रैक्टिस शुरू की? ये तब पिछले लॉकडाउन में शुरू की थी और मेरी एज जब मैंने शुरू की थी तो मेरी एज 5 साल थी और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और इसलिए 1 साल से प्रैक्टिस हो रही है, रोज़ाना 3-4 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बताएंगे क्रिकेट के अलावा क्या पसंद है या सिर्फ फोकस है क्रिकेट? क्रिकेट के अलावा कोई गेम और पसंद नहीं है, बस क्रिकेट ही क्रिकेट है। और एक पढ़ाई पसंद है और क्रिकेट और पढ़ाई बस। ओके, अब मुझे बताएं कि आप लेजेंड से मिले, मोहम्मद यूसुफ साहब से आपकी मुलाकात रही, तो वो मुलाकात कैसी रही? क्या उन्होंने गुफ्तगू की, कोई टिप्स भी दी? और इसके अलावा किस और प्लेयर से मिलने की ख्वाहिश है? जी खुशी बड़ी हुई और टिप्स दे के गए, कहा कि छोटी टांग से खेलनी है। और मैं बाबर आजम से और मोहम्मद यूसुफ से तो मिल चुका हूँ और बाबर आजम से मिलना चाहता हूँ और मैक्सवेल से मिलना चाहता हूँ और शाहिद अफरीदी से मिलना चाहता हूँ और मोहम्मद हफीज़ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप इनसे भी मुलाकात करेंगे। अच्छा मुझे बताएं गौहर, आपने कल का मैच देखा? जी देखा। फहर जमान ने बड़ी आला इनिंग्स खेली और मैच भी जितवा रहे थे, पर लेकिन आखिरी ओवर में 5 छक्के चाहिए थे और 1 रन चाहिए था। और जो डिकॉक ने किया, जो उन्हें तंग करने की कोशिश की, गुस्सा आया आपको? जी बड़ा आया। क्या सोच रहे थे उस वक्त, क्यों कर रहे हैं ऐसे? और अगर आप वहाँ तो आप क्या करते हैं? जी फहर जमान उधर देख रहे थे, वो कह रहे थे मैं पहुँच गया हूँ अपने क्रीज पे और बॉल सीधा डायरेक्ट विकेटों पे लग गया। ज़ाहिर उन्होंने पीछे देख लिया था। अब मुझे बताएं कि ये पिछला 1 साल जो प्रैक्टिस आपने की, इसमें क्रेडिट इस बात को जाता है कि लॉकडाउन रहा, स्कूल्स बंद रहे, थोड़ी पढ़ाई मुतासिर रही और ज़्यादा मौका मिला खेल कूद का?
गौहर, ज़्यादा मौका मिला खेल कूद का इस पिछले पूरे साल में, क्योंकि स्कूल्स कई बार बंद हुए? जी, स्कूल बार बार बंद होते जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, और हमारे मैचेस भी थोड़े आगे चले गए हैं। अच्छा। और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है ना कि आप बस फिर प्रैक्टिस करते हैं, मैच होते ही नहीं तो सिर्फ प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि पढ़ाई में आप कैसे हैं, कि ये ना हो कि क्रिकेट में तो अम्मा शाबाश देती हैं, बाकियों में डंडा चलता है, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये होता है, तुम बस कोशिश यही होती है कि पढ़ाई में भी ज़बरदस्त फर्स्ट आते हैं माशाल्लाह। अब मुझे बताएं कि ये होता है कि खेलने जा रहे हो या खेल रहे हो और अम्मा अब्बा ने कहा हो बेटा चलो वापस, बहुत खेल लिया है, अब पढ़ो घर बैठ के? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैं अपना काम करके दिन को अपना काम करके मैं फिर ही बाहर निकलता हूँ। ऐसे तो मैं नहीं जाता कहीं बाहर घूमने। अच्छा गौहर, मुझे ना बताएं कि अगर आप किसी को कोई टिप्स देना चाहें या आप कहेंगे नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे खेल सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बॉलिंग करा सकते हैं, तो क्या आप राय देंगे? आपका तज्जिया क्या होगा? मेरा ये होगा कि पाकिस्तान अगर ये वाला मैच जीतती है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, और ये बहुत ही अच्छा होगा, सीरीज़ जीत जाती है वनडे, और मुझे बहुत ही खुशी होगी। बस आपको खुशी होगी तो मैच जीतेंगे, ज़बरदस्त खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच गौहर लियाकत, साथ मौजूद थे आप और सब कर रहे हैं। ज़ाहिर ये प्रैक्टिस सेशन आपके चलते रहेंगे, इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर आप पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक दिन रिप्रेजेंट करेंगे। सच है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता जनाब। इसका एक मुजाहरा हर साल कब होता है? जब बहुत ही मुबारक महीना आता है, यानी जब रमज़ानुल मुबारक आता है। हम देखते हैं कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में रमज़ान के एहतराम में अशे ज़रूरिया जो होती हैं उनके ना सिर्फ दाम कम कर दिए जाते हैं मगर जनाब वहाँ उसकी जो मिकदार है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाफिर होती है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अंधेर मच जाता है, आम के आम गुठलियों के दाम तक निकलवा लिए जाते हैं, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, और फिर जब कीमतों में इजाफा होता है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ भी सरगर्म हो जाते हैं, चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, अवाम को मुश्किलात होती है। एक तफसीलन रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद तफसीलन ही गुफ्तगू इस पर हम करेंगे। तो जनाब हमने आपको ये सिर्फ एक रिपोर्ट दिखाई कि पाकिस्तान में जब माह मुबारक आता है तो होता क्या है। जब मैं और शुएब हम गए फील्ड में, हमने लोगों से बात की, हमने जाना कि कीमतें जो हैं वो कहाँ पर पहुँच गया और रमज़ान में क्या हो सकता है, तो हम आपको वो दिखाते हैं कि शुएब जिस मार्केट में गए और मैं जहाँ पर गई वहाँ पर सूरत हाल क्या थी। दुनिया भर में जब कोई त्यौहार आता है वो अपने साथ रिलीफ भी लेकर आता है, प्रमोशंस लेकर आता है, सेल्स लेकर आता है, ऑफर्स लेकर आता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बसने वाले कहीं इन रंगों को फीका तो नहीं कर देंगे? क्या दाम फिर से बढ़ तो नहीं जाएंगे? क्या प्रमोशन का ख्वाब सिर्फ ख्वाब तो नहीं रह जाएगा? ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं एम्प्रेस मार्केट में। यहाँ पर आटा, चावल, चीनी, दालें, खजूर, खजला फेनी, सब्ज़ी, दाम क्या है? क्या रमज़ान में कोई खुसूसी ऑफ़र होगी? क्या आवाम कोई उम्मीद रखें? ये जानने के लिए लेकर चलते हैं आपको अंदर, दाम आपको बताएंगे और क्या कोई अच्छी खबर भी है वो आपको सुनाएंगे। कौन कौन सी किस्म की खजूर आपके पास मौजूद है? हमारे पास तकरीबन पाकिस्तानी खजूरें हैं, पंजगूर की है, शक्कर खैरपुर वाली है और ईरान की भी है हमारे पास। अब मुझे बताएं कि खजूर इस साल क्या पिछले साल की निस्बत महंगी हुई है या सस्ती हुई है? इस साल पिछले साल की निस्बत बहुत कम हुई है। सस्ती हुई है? सस्ती हो गई है, जी हाँ। कुछ तो सस्ता हुआ, अब कितना सस्ता हुआ ये पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ये पंजगूर की खजूर है? ये पंजगूर की है सर। पिछले साल क्या कीमत थी? पिछले साल सर ये बिकी थी 350-400 रुपए किलो बिकी थी। और अब क्या कीमत है? इस साल तो बहुत सस्ती है, 200 सवा 200 रुपए किलो बिक रही है। जरा चावल के रेट से मुताल्लिक की बात करते हैं। चावल और दालें, इसके क्या भाव हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। मुझे ये बताएं कि रमज़ान आया, क्या कोई रिलीफ भी लाया? कि आवाम यहाँ पर आएंगी और ये जो चीज़ें लेकर जाएगी तो क्या सस्ती भी कुछ मिलेगी चीज़? जी, चीज़ें तो अभी तकरीबन सारी दालों पे और चावलों पे, चावल पे 5-5 रुपए मज़ीद कम हो चुके हैं इसी हफ्ते में। अच्छा, यानी अब यूँ समझूं कि रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे रियायत की गई है? जी, ख़ास तौर पे रमज़ान के। और यही मामला दालों के साथ भी है? दालों में जो है, दालों में तो और मज़ीद बहुत कम हुआ है। अच्छा जी, चने की दाल जो है पहले थी 140-142 रुपए किलो, अभी जो है 120, 125, 130 रुपए किलो। रमज़ान में इसी तरह मिलेगी इंशाल्लाह? हमारी तो कोशिश ये है इससे भी मज़ीद कम हो। सर मुझे ये बताएं कि मैं और दुकानों पर भी गया, मुझे तो ये सुनने को मिला कि एम्प्रेस मार्केट में कुछ चीज़ों के दाम कम हुए हैं। क्या मसालों में भी ऐसा है?
अगर आपको ये हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कम हुए हैं तो मसाले नहीं कम हुए, हमारे जो रेट है वही रेट है। शरबतों की बोतलें रखी हैं यहाँ पर, मुझे ज़रा बता दें कि क्या ये शरबत इस साल सस्ता हुआ है? इस साल थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन इस मार्केट में सस्ता ही मिलता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक मोहल्ले की दुकान में मिलने वाली चीज़, वहाँ पे मिलने वाली शरबत की बोतल और यहाँ मिलने वाली बोतल, कितना फ़र्क है? डिफरेंस है 10-20 रुपये का। यानी वहाँ 200 की मिल रही हो तो यहाँ 180 की मिलेगी। खजला फेनी की बात भी कर लेते हैं। बाहर मिलती है 400 रुपए किलो, लेकिन यहाँ पे किस तरह मिल रही है? क्या यहाँ पर सस्ती है और क्या मजीद सस्ती हो सकती है? कोई ऐसी प्रमोशन आने वाली है रमज़ान में, उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। खजला फेनी बाहर तो मिलती है 400 रुपए की, आपके पास किस तरह? हम 280-300 तक बेचते सर। अच्छा, यानी इतना फ़र्क होता है? हाँ, यही फ़र्क है सर। तो रमज़ान में और सस्ती भी करेंगे सर? यही रेट चल रहा है हमारे को, खुद 260-270 तक जो ना हमारे को मिलता है, यही 10-20 पे हमारे को मिलता है किलो के ऊपर। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल रेट सेम है इसका? सेम टू सेम है सर, कोई फ़र्क नहीं सर, कोई फ़र्क ऐसी नहीं आया। आप ज़रा सब्ज़ी की बात भी कर लेते हैं। ज़ाहिर है सब्ज़ी तो हर घर की रिक्वायरमेंट है और डेली बेसिस पर ही रिक्वायर्ड है। सब्ज़ी की कीमतें क्या चल रही हैं? अब मेरा ख्याल है कुछ कंट्रोल में आया है, स्पेशली टमाटर तो काबू आ गया। बिल्कुल सर, टमाटर कंट्रोल में, लेकिन अभी गर्मी शुरू हो गई तो इसके साथ रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं सर। अच्छा, यानी रमज़ान में रेट बढ़ेंगे क्योंकि कराची में तो अब गर्मी हम देख रहे हैं। नहीं सर, नॉर्मल रहेंगे, यही है। अभी तो 40 चल रहे, लेकिन 40-50 के दरमियान चलेंगे, इससे बढ़ेंगे नहीं, अंदाज़ा तो यही है हमारा। क्या पकोड़े महंगे हो जाएंगे? क्या ऐसा ही मामला रहेगा या कि नहीं, थोड़ी पहुंच में आ जाएगा बेसन? इसी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, सर बेसन को सस्ता हो रहा है? बेसन महंगा तो नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। पिछले साल के निस्बत अब भी वही रेट है? नहीं, 19 भी फर्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। अब क्या रेट है? अभी जो इस टाइम 160 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा, जो गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं वहाँ पर क्या कीमत और यहाँ क्या कीमत है, कितना फ़र्क है? इलाके से यहाँ पे मार्केट के अंदर जो 10 से 15 रुपए का फर्क होता है। अच्छा, रमज़ान में कोई उम्मीद है और कम होगा? इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो हो गया बेसन। अब ज़रा बताइए, जो कैंड फ्रूट्स और कैंड मसाले पड़े हुए हैं और अचार पड़े हुए हैं और चीज़ें पड़ी हुई हैं, सिरका वगैरह सब कुछ, इस सब में कोई फ़र्क है यहाँ पे? इस मार्केट में चीज़ें सस्ती? बहुत कंपनी के प्राइस है, 20-20 रुपए का फर्क होता है। ये तो रूटीन का फर्क हो गया। रमज़ान के लिए खास तौर पर कोई फ़र्क आएगा? नहीं, ऐसा कंपनी में कोई भी नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, बाहर मुल्कों में होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है जनाब, बाहर मुल्कों में होता है, यहाँ पर नहीं होता। ये तो हमने बात की इस मार्केट की, आटा, चावल, चीनी, दालें, सब्जी की बात भी की हमने, खजला फेनी की बात भी हमने की, खजूरों की बात भी, खजूर हुई है सस्ती। लेकिन सवाल ये है कि ये तो है एम्प्रेस मार्केट, वो जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ पर क्या माहौल होता है? क्या वहाँ पर प्रमोशंस आती हैं कि वहाँ पर चीज़ें सस्ती होती हैं? ये जानने के लिए हम चलते हैं महक असलम की जानिब। तो जनाब, आपने मुझे शेर सूरत हाल बताई है एम्प्रेस मार्केट की। अब ज़रा हम रुख करते हैं सुपर स्टोर्स का। जैसे रमज़ान आता है ना, लोगों को इंतज़ार रहता है कि करना ये है कि 15वें रोज़े तक हमने शॉपिंग कर लेनी है, राशन अपने घर में इकट्ठा कर लेना है, और इसलिए लोग करते हैं कि सुपर स्टोर्स आते हैं और सुपर स्टोर आके चीज़ें ख़रीदना शुरू करते हैं। और फिर स्टोर्स जो है वो आपको ऑफर्स देते हैं, पैकेजेस निकालते हैं। एक पैकेज तो चले गवर्नमेंट आपको देती है, लेकिन ये स्टोर जो हैं आपको एक अलग से पैकेजेस देते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या जो महंगाई का शिकवा आवाम करिए उसमें ये पैकेज दब गए हैं या आवाम को सुपर स्टोर्स वाले रिलीफ दे रहे हैं? क्या सूरत हाल है? अंदर सामान मौजूद है या रैक खाली है? अंदर जाके देखते हैं, तो आ जाए मेरे साथ। कितना बजट बनाया था? कितने बजट में सब कुछ खरीदना है? जितना हमेशा होता है 15 to 20 के इन बिटवीन करना होता है। बट कुछ अरसे से, जब से हमेशा मतलब जब ये से हुकूमत आई है खैर से तब्दीली, तो जितनी बार मैं बजट बनाकर यहाँ आती हूँ वो हमेशा क्रॉस करता है। अच्छा, मुझे बताइए, महंगाई वैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम देखते हैं रमज़ान जब आता है तो वैसे ही बड़े मुंह खुल जाते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा हमेशा क्यों देखने में आया? रमज़ान आता है तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले होते हैं वैसे बाहें फैला के खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग जो है बेचैनी में ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो ज़ाहिर है सप्लाई डिमांड का चक्कर है। ऐसा ही है, डिमांड ज़्यादा है, ये लोग भी फिर ज़्यादा प्राइस करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल जो महंगाई हुई है हर जगह पर, हर चीज़ पर, उस पर क्या कहेंगे आप? उसका मसला ये है कि देखें 2-3 फैक्टर हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आपकी करेंसी 102-3 रुपए हुआ करती थी डॉलर। सही है। इमरान खान साहब के आने के बाद 170 तक चली गई। ठीक है, घर के नीचे जो दुकान है वहाँ चीज़ महंगी मिल रही है या यहाँ महंगी मिल रही है? इतना फ़र्क नहीं है, 2-3 रुपए का फ़र्क होता है। ये होता है कि वहाँ कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं कि चलो बंदा यहाँ आ जाता है क्योंकि यहाँ वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपको स्टोर ये कहते हैं कि हम आपको 1600 या 1800 का पैकेज दे रहे हैं और इस पैकेज में बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो एक आम इंसान अफोर्ड कर सकता है?
मेरे ख्याल से तो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, बट जो मिडिल क्लास से नीचे फैमिली है शायद वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमने पैकेज दिए हैं भाई, हम कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ मिलेगा रमज़ान में। जी। आप माशाल्लाह से आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा। मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। आपने देखा कि टीवी पे खबर आती है कि रिलीफ मिल रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है? आप ये मुझे बताएं कि आप ये देखें कितने लोग जो हैं वो भर के और वो कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या इम्पैक्ट मिल रहा है? यही कि जब कम हो जाएगा, आपने 20 चीज़ें ले ली, आपको 10 की ज़रूरत है, तो क्या होगा मुझे बताइए। ठीक है, दूसरों का हक मार रहे हैं आपको कुछ महंगा लग रहा है? नहीं, सब चीज़ें रीजनेबल प्राइस। अच्छा, तो ये जो गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं या जो मार्केट्स होती हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना या यहाँ पर ख़रीदना आसान है? नहीं, वहाँ से ज़्यादा जो है ना यहाँ पॉसिबल हर चीज़ जो है ना मिल जाती है और अच्छे दामों में अच्छे दामों में मिल रही है, सब सही मिल रहा है। अच्छा, सब सही रेट पर है। जनाब, ये देखें, ये आपको फ़ायदा है ऐसे स्टोर्स में ग्रॉसरी करने का। अपने रमज़ान के बजट को जब आप बना रहे हैं तो बेहतर मेरी नज़र में ये है कि आप यहाँ पर आएँ, अच्छे माहौल में आप आके अगर अपने घर की ग्रॉसरी कर सकते हैं। और फिर एक चीज़, अगर आपको आपके घर के बाहर से 25 की और यहाँ पर 18 की मिल रही है तो इसमें आपका ही मुनाफा है। चलते हैं हम और जो स्टोर के मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन से पैकेज इस वक्त वो लेकर आ रहे हैं आवाम के लिए, रमज़ान में क्या रिलीफ होगा उन्हें। तो चलें स्टोर के मैनेजर से बात करते हैं। तो जनाब, मेरे साथ मौजूद है स्टोर के मैनेजर मोहम्मद अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमज़ान करीब है, आवाम चाहती है कि जी रमज़ान में बड़े अच्छे पैकेजेस, बड़ी अच्छी ऑफर्स हमें मिले। हम देखते हैं कि हर दफ़ा सुपर स्टोर्स वाले बड़ी आई कैची ऑफर्स भी लेकर आते हैं। इस दफ़ा महंगाई में ये ऑफर्स दबी तो नहीं है? नहीं, इस बार भी नहीं दबी हैं। इस बार भी उसी तरह से जो है वो ये ऑफ़र्स जो है लाई गई हैं। जो बेसिक नेसेसरीज़ की चीज़ें बिल्कुल उस पर ऑफ़र्स दी गई हैं। इसी तरह जो है हम लोगों ने रमज़ान हैम्पर्स भी जो हैं वो दिए गए हैं। अब रमज़ान हैम्पर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारा हैम्पर नंबर 1 है, 1899 रुपये का सिर्फ हैम्पर नंबर 1 है, जिसमें हम 14 आइटम्स दे रहे हैं जो भी बिल्कुल बेसिक रमज़ान की नेसेसरी होती है और भाई ये हर घर में मौजूद होना ज़रूरी है। जी। उसमें आप जैसे कि आटा है 5 किलो, चावल है 2 किलो, शुगर है 1 kg, चना दाल है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, वाइट चना है, बेसन है, डेट्स हैं, ऑयल पाउच है, टी है, सवैयाँ हैं, सॉल्ट है, रूह अफ़ज़ा है, मतलब ये सब चीज़ें जो है। अच्छा, लेकिन ये है 1899 में, यानी 1900 आप लगा रहे लगभग। ठीक है, और ये आपका ये आपके स्टोर का ये एक पैकेज पहला निकला, इस तरह आपने 3 पैकेजेस इस तरह से मुताबिक कराए। अच्छा, पहला 1899 का, दूसरा है 2599 का है, ठीक है, और थर्ड जो है 3599 का, यानी 36 का हो गया, 3600 का। ठीक है, तो ये आपने इसको इस तरह से रखा है कि घर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि रमज़ान में हर घर की ज़रूरत होती है, तो ये होनी चाहिए दस्तरखान पे। जी बिल्कुल। कि एक दुकानदार यहाँ से चीज़ खरीद लेता है और फिर वो अपनी दुकान पे जाके महंगी बेच देता है। उसके लिए हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि कोई भी जो है वो 4 पीस 5 पीस से ज़्यादा ले नहीं सकता। तो इतनी क्वांटिटी ले जा ही नहीं सकता दुकानदार कोई। सही। हम ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूज़र को जो है फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो आपने 3 पैकेजेस दिए हैं, पूरा रमज़ान आपके पैकेजेस तीनों चलेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच अली, थैंक्स अ लॉट। तो जनाब, हमने देखा कि सुपर स्टोर वालों ने जो पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं वो कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन फिर से वही बात कि जनाब रमज़ान होता है, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, हर मुसलमान को इंतज़ार होता है कि रमज़ान आएगा, सहरी में या इफ्तार में दस्तरखान हमारा सजेगा। तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखें आवाम पर, क्योंकि आवाम यकीनन जो है इस रोज़े जैसे फ़र्ज़ को बखूबी तरीके से अदा करना चाहती है। तो जब हमारे मुल्क में रमज़ान आए तो दुकानदारों को ये चाहिए कि लोगों को जितना हो सके रिलीफ दे। ठीक है, हुकूमत वक्त का भी ये काम है, लेकिन बहैसियत मुसलमान और बहैसियत शहरी हमारी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। बदल रहा है मौसम भी, लेकिन बदल रहा है कुछ और भी। हालात बदल रहे हैं तालीम के मैदान में। मयारी तालीम की सहूलियात अब हो रही हैं आम। USAID के ताउन से सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, दादू, कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद और कश्मीर में बनने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स में मुल्क और कौम का रोशन मुस्तकबिल परवान चढ़ रहा है। फराह रब्बानी ने रिपोर्ट तैयार किया, आपको दिखाते हैं।
तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है और उनको तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंबर शहदाद कोट के एक स्कूल में। बिल्डिंग की हालत की अगर बात की जाए तो इंतहाई खस्ता हाल ये इमारत है, क्योंकि जब सैलाब आया कुछ साल पहले तो उसके बाद ये बिल्डिंग खस्ता हाल हो गई, ख़राब हो गई और इस काबिल नहीं रही कि यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर सकें। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस इलाके के बच्चों की किस्मत बदल गई, उन्होंने तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्डिंग और यहाँ पर बच्चे तालीम कैसे हासिल करते होंगे, तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक ऐसा जादू हुआ कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चों की किस्मत ही बदल गई। और वो कैसे बदली हम आपको दिखाते हैं। तमाम ज़रूरी सहूलियात से आरास्ता, ज़लज़ला प्रूफ इमारतें, मयारी तालीम, जदीद लेबॉरेटरीज, लाइब्रेरीज और सेहतमंदाना हम निसाबी सरगर्मियाँ। सैलाब से तबाह हाल पसमानदा इलाकों में दरसो तदरीस का अब नया ही दौर है। हुकूमत सिंध और USAID ने मिल के वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए जहां ये तबाही आई। स्कूलों को दोबारा से तामीर करने का सिलसिला शुरू किया गया। $159 मिलियन USAID ने कंट्रीब्यूट किया और इसमें $10 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कंट्रीब्यूशन है। हालात बदले तो सोच बदली और इस बड़ी तब्दीली में असातिज़ा का भी अहम किरदार है। यही पेरेंट्स सोचते थे कि बच्चों को भेज के क्या करेंगे, वो घर में रहें, सिलाई कढ़ाई कर लें और जो है वो खाना पकाना सीख लें, यही इनफ है। और छोटी उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। अब ये है कि उनका माइंडसेट चेंज हुआ है और वो ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। बहुत ही मुश्किलात थे जब हम उस स्कूल में पढ़ते थे, वो इमारत बिल्कुल टूट चुकी थी। जबकि हम पढ़ते थे तो फिर भी बच्चे डर डर के पढ़ते थे कि कहीं कोई छत ना गिर जाए, कहीं हम उनके नीचे ना आ जाए, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स भी बहुत कम ही आने लगते थे। तालिबात को हुसूल इल्म का अब जुनून की हद तक शौक़। मुझे स्कूल आना अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ और मुझे यहाँ पर पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। और पहले ये कहा जाता था कि लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती, स्कूल बनाया गया तो यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ थी, इसलिए लड़कियों को भी यहाँ पढ़ने की इजाज़त दी। और सर्जन ने बहुत कोशिश की थी, वो एक गाँव में गए भी थे। हमारे टीचर्स हमारे गाँव आए थे और उन्होंने हमारे सब वालिदैन को बताया कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और आप अपनी बेटियों को भेजो। और अब से जब से हमारे स्कूल ये शुरू हुआ है तब से सब मेरी दोस्तें और मैं आ रही हैं। सिंध में दर्सगाहों की बदलती किस्मत मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद से कम नहीं। कैमरामैन ज़ियाफ़त अब्बासी के साथ फरह रब्बानी, समा, नसीराबाद, सिंध। तो जनाब ये वो तब्दीली थी जो कि हमने आपको सिंध के हवाले से बताई। सिंध की एक और ख़बर है वो भी आपको देते हैं। HIV एड्स बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया रिपोर्ट से एक बार फिर सब इस पर बात करने लगे हैं। पीपल्स पार्टी का गढ़ है लाड़काना, जिसका इलाका है रतोडेरो, जहाँ पर एड्स का मरज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। रिपोर्ट ये बता रही कि पाकिस्तान में HIV एड्स के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उनमें से सिर्फ 12% ऐसे हैं जो कि इलाज करवाते हैं और बाकी लोग इलाज नहीं करवाते। पाकिस्तान में एड्स से अमवात में 385% इजाफा देखा गया है और 30 नवंबर 2020 तक 1132 बच्चे रतोडेरो में एड्स का शिकार हो चुके हैं। कोरोना के बाद से दीगर अमराज की तरफ से शायद इंतज़ामिया अपनी तवज्जो थोड़ी कम कर चुकी है, लेकिन क्या इन हालात में ये बहस करना ज़रूरी है कि जनाब अस्पतालों पर इंतज़ाम कैसे होते हैं, अस्पतालों को कैसा चलाया जा रहा है, या ये ज़रूरी है कि आपके देखें कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। अस्पतालों के इंतज़ाम से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, आपको वो दिखाते हैं। ये एक पूरा का पूरा वार है सिंध के खिलाफ। वो कह रहा था कि मैं लेडी रेडिंग हॉस्पिटल को मॉडल के तौर में सामने पेश कराएंगे। उसी लेडी रेडिंग हॉस्पिटल को उसने अपना रिश्तेदार का हवाला कर दिया, उसका सत्यानाश करने। हमारा जो हक है, आपका जो हक है, हम इस किसी का से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हिसाब, हमारा हक मांग रहे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन कोविड से पहले एमरजेंसी सूरत हाल में वहाँ जाने वाली डॉक्टर फातिमा मीर ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अब उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ क्या हालात थे जो वो इस वक्त हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थोड़ा शेयर कीजिएगा। ज़रा ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट एक तरफ, लेकिन आपने तो विज़िट भी किया वो इलाका, वहाँ लोगों से गुफ्तगू भी हुई होगी, वहाँ का माहौल भी आपने देखा होगा। प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा कि मामलात क्या थे। और उसके साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस भी करा दूँ, नुसरत सारा अब्बासी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर फातिमा प्लीज़ पहले आप शेयर कीजिएगा जो आपकी ऑब्जर्वेशन रही उस इलाके से मुताल्लिक। वो जो वक्त था वो था अप्रैल 2019 और अप्रैल 2019 में उस वक्त जब नई आउटब्रेक
रिपोर्ट हुई थी, मीडिया से हुई थी, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें इनवाइट किया था। हम एकेडमिशियंस हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी में मैं होती हूँ, लेकिन डाउ यूनिवर्सिटी, इंडस हॉस्पिटल, मल्टीपल जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थी विद इन कराची, और साथ में जो यूएन एजेंसीज थी जो बच्चों के साथ काम करती हैं, जैसे WHO, यूनिसेफ, यूएनएड्स जी, एक मल्टी सेक्टर ग्रुप असेंबल किया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। सो एनीवेज, जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे लाड़काना में, तो एक पैनिक और एक हिस्टेरिया की सिचुएशन थी, लोग बेइंतहा डरे हुए थे। क्लिनिकल सर्विस बच्चों के लिए जिनको HIV है नहीं थी, क्योंकि लाड़काना में उससे पहले सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन में जो बड़े 19 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें HIV ज़्यादा थी, और एक एडल्ट सेंटर था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची थी, हमारा सबसे पहली अर्जेंसी, इससे पहले कि हम ये भी पता करें कि ये आउटब्रेक क्यों हुआ था, ये था कि हम उन बच्चों के लिए ट्रीटमेंट सर्विस क्रिएट करें। सो फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मिलके, मैं अकेली नहीं, हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट सर्विस चलाई जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मैच्योर होती रही है। लेकिन एज अ इन्वेस्टिगेटर आगा खान यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट के साथ मिलके एक केस कंट्रोल स्टडी की, जो कि 2019 के आखिर में ख़त्म हुई, और उससे हमें ये पता चला कि मेन रीज़न लैक ऑफ इंजेक्शन सेफ्टी और लैक ऑफ ब्लड सेफ्टी है। और ये एक प्रॉब्लम है जो कि ना सिर्फ सिंध में, पूरे पाकिस्तान में है, और बच्चे पूरे पाकिस्तान में वल्नरेबल हैं। लाड़काना में ज़रा इसलिए उमड़ के आए हैं क्योंकि लाड़काना में प्री एग्जिस्टिंग सर्कुलेशन ऑफ वायरस था। अच्छा, तो डॉक्टर साहबा, ये आप 2019 की हमसे बात शेयर कर रही हैं, लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो अभी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वहाँ पर कुछ इमरजेंसी के तौर पे कोई हालात बेहतर हुए हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, या जिस चीज़ का बता रही हैं कि इन चीज़ों की कमी है, उस कमी को पूरा किया गया है? सच्ची बात यह है कि गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स थी, और बाय द एंड ऑफ 2019 मल्टीपल पार्टनर्स की मदद से, यूनिसेफ की मदद से, यूएनएड्स की मदद से, WHO की मदद से, और गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत थी कि उसने ट्रांसपेरेंसी दिखाई, अपना डेटा शेयर किया, लोगों की बहुत सी बातें भी सुनी, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी कमिटमेंट थी कि वो आगे बढ़े। और 2019 तक हम काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे। कोई 1100 बच्चे जो थे उनमें से एटलीस्ट 95% ट्रीटमेंट पे चले गए हुए थे। अच्छा। लेकिन आपको पता है, सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोविड ने बहुत सी एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ सिस्टम्स की रिसोर्सेज और उनके टाइम और उनकी एनर्जी को हाईजैक किया। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि कोविड एकदम से जब मार्च 2020 में निकला तो बहुत से हेल्थ सिस्टम्स हिल गए। टीबी का प्रोग्राम हिला, HIV का प्रोग्राम हिला, हेपेटाइटिस B and C का प्रोग्राम हिला, और इन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की एनर्जी जो है वो पैंडेमिक को एड्रेस करने में लग गई। तो आई डोंट थिंक कि HIV में जो स्लोनेस, खासतौर पे इन्फेक्शन कंट्रोल को एड्रेस करने में जो स्लोनेस आई है वो प्योरली नालायकी की वजह से आई है। इट्स जस्ट बिकॉज अनदर डिजास्टर हैपेंड। अच्छा, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नुसरत सर, अब्बासी साहिबा, गुफ्तगू आपने भी सुनी डॉक्टर साहिबा की, जो हालात 2019 में रिपोर्ट भी किए जा रहे हैं। दोबारा बहस इसलिए हो रही है चूँकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आती है और उस पर इसलिए दोबारा से डिस्कशन हो रही है। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहिबा ने तो कहा कि ये शायद इंतज़ामी गफलत नहीं है, वो एक स्पेस दे रही हैं हुकूमत को, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब हुकूमत सिंध से हम बात करते हैं और स्पेशली हेल्थ फैसिलिटीज़ से मुतालिक सवाल करते हैं, तो ये बात तो वो ज़रूर कहते हैं कि हमने कोरोना को काबू करने में बड़ा अच्छा काम किया, हमारे स्मार्ट स्टेप्स थे, वी मूव्ड इन अ राइट डायरेक्शन। लेकिन जब ऐसे मामलात पर बात होती है तो नज़र आता है कि फिर हुआ क्या, हेल्थ फैसिलिटीज़ में माजी में क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ तो पीपल्स पार्टी ही रही है माजी में, तो क्या करती आई है कि ऐसे मामलात इस हद तक बढ़े हैं? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा, और डॉक्टर साहिबा की भी मैंने पूरी गुफ्तगू सुनी। हकीकत यही है कि ख़ास तौर पर उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान का बताया, और पूरी दुनिया में एड्स के हवाले से जो है एक बीमारी, एक उससे कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं, लेकिन हमारा पाकिस्तान और फिर सूबा सिंध, और फिर आपको पता है कि हम ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सूबा सिंध की वजह से मशहूर हो चुके हैं दुनिया में। ख़ास तौर पर अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे लिए कॉलम लिखा जाए और उसमें हमारी तारीफ़ नहीं की जाए, उसमें हमारे लिए बाकायदा
बाकायदा लिखा जाए कि लाड़काना एक ऐसा शहर है जहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद दफन हैं। अब वो बात जिक्र नहीं होता, अब जिक्र ये होता है कि वहाँ इस कदर बुरे हालात हैं, और ख़ास तौर पर एड्स के हवाले से जब बात होती है तो आपने भी खुद सुना और आपने खुद इस पर रिसर्च की होगी, पढ़ा होगा कि किस कदर हॉरिबल कंडीशन है वहाँ। यकीन माने बच्चों में खौफ एक पैदा हो चुका है, दहशत, क्योंकि अब तो बच्चों को भी पता हो गया वहाँ के रत्तो दोरों के देहातों में जहाँ जहाँ ये एड्स अब तो पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये माँ बाप के ज़रिए मुंतकिल होना, सिरिंज के ज़रिए, माँ बाप के ज़रिए, प्रेगनेंसी के ज़रिए, डिलीवरी के ज़रिए, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन अब तो माँ बाप को तो है ही नहीं पॉजिटिव, लेकिन बच्चों को पॉजिटिव है। अरे भाई फिर बच्चों को कैसे हो गया? तो बच्चों को ऐसे हुआ कि जब सारी वो रिसर्च हुई, तहकीकात हुई, तो पता चला कि वहाँ कोई डॉक्टर, अताई डॉक्टर्स तो आपको पता है माशाल्लाह हम इसमें बाबरकत हैं, अल्लाह का शुक्र है, हर शहर हर गांव गोट में अताई डॉक्टर्स की बड़ी अच्छी कमाई हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो वो जो अताई डॉक्टर्स हैं वो किस तरीके से एक ही सिरिंज को यूज़ करते हैं। और गाँव में एक कॉन्सेप्ट है, गांव में ये है कि टैबलेट खाने से भागते हैं, सिरप पीने से भागते हैं, एक ड्रिप लगा दो, एक इंजेक्शन लगा दो, जल्दी आराम आ जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं डॉक्टर्स। फ़ौरन एक ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन। और जो वो एक रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, मुजफ्फर घांगरो डॉक्टर, जिसका ऐसे तो बहुत घांगरो टाइप डॉक्टर्स हर जगह हैं, लेकिन उस डॉक्टर को जब पकड़ हुई तो पता चला वो एक ही इंजेक्शन से सारे बच्चों को वही यूज़ कर रहा है और वही बच्चों को मुंतकिल हो रहा है। खुदा की पनाह, यानी खुदा का खौफ नहीं है, डर नहीं है कि उस डॉक्टर को तो पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं ऐसा गलत काम कर रहा हूँ जिससे ये सारी हमारे बच्चों में ये खतरनाक बीमारी फैल रही है। बिल्कुल नौसर साहिबा, ये एक गफलत ज़रूर हुई, लेकिन मुझे इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि जब बात होती है हुकूमत की और इंतज़ाम के, ऐसे में अगर मामला इस तरह से सामने आ जाए कि यूएनडीपी जो फंड्स है वो जो फंड्स जो भी इंटरनेशनल फंड्स हैं वो यूएनडीपी और प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए इस्तेमाल किए जाएंगे, इसका मतलब तो ये होता है कि वो हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहे। इसका मतलब है हुकूमत ने कुछ ऐसा काम किया, कुछ ऐसी गफलत दिखाई कि आलमी इदारे या जो भी फ़ंड दे रहे हैं वो एतबार नहीं कर रहे हुकूमत पर। वो कहते हैं यूएनडीपी खर्च करेगा, प्राइवेट सेक्टर खर्च करेगा। व्हाट डज दैट शोज़? मैं वही तो कह रही हूँ आपको, यही तो सबसे बड़ा मसला है ना हमारा, कि यहाँ हर सेक्टर में हर जगह करप्शन का इस कदर बाज़ार गर्म है। और ये चीज़ अब छुपी नहीं है कि बाहर के इदारे, बाहर की जो जितनी भी NGOs जो भी हमारे यहाँ काम करना चाहती हैं, अब वो डर गई हैं। सिंध में ख़ास तौर पर उनको पता है कि अगर हम ये फ़ंड्स देते हैं तो ये फ़ंड्स सही तरह यूटिलाइज़ होते नहीं हैं। ना होने की वजह यही होती है कि वो ऊपरी लेवल पर खर्च हो जाए। अब मुझे ये बताइए कि बिलावल जरदारी साहब चीख कर सारी दुनिया को बता रहे होते हैं कि सिंध तरक्की की राह पर, सेहत में हमने सबसे आगे। कहाँ आगे? क्या पूरी सिंध में मुझे बताएं कि रत्तो देरों के उन छोटे छोटे मासूम 2-2, 3-3 सालों के बच्चों को दिल का मर्ज है कि आप हर जगह NICVD का प्रचार करते फिरते। यहाँ पर और भी बीमारियाँ, और आपको पता है कि गांव गोठों में सबसे ज्यादा पानी का मसला होता है। गंदा पानी पीने से 1000 किस्म की बीमारियां आ जाती हैं, जिल्द की बीमारी आ जाती है। जैसे बड़े शहर में भी ये मेजर मसला ही है। जब हम बात करते हैं सिंध गवर्नमेंट की तो फिर हम देखते हैं कि अद्दी जो है वो भी तो बैठी हुई है ना, और वो तो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं। आप रुकने सूबाई असम्बली हैं, आप ये मामला क्या असम्बली में उठाएंगी? इस पर कोई बातचीत होगी? हम ये देखें। देखिए जी, बात करने के लिए आपको पता तो है कि बात करने के लिए किस कदर वहाँ हम बेचैन होते हैं, और ख़ास तौर पर मेरा तो आपको पता है कि बहुत कोशिश की जाती है, और भी अपोजिशन के मेंबर्स हैं, क्योंकि कराची से कश्मीर तक जिस कदर हालात हैं उस हालात को देखते हुए इजलास का होना और इजलास में अहम इश्यूज़ पर बात ना होना, ये हमारा सबसे बड़ा ये अलमिया है। अहम इश्यूज़ पर बात ना होना, ये आपकी तकलीफ है वाकई। ये अहम मसले हैं, इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह के पेंडेमिक, इस पर बात होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए। नहीं दी जाए बात करने बिल्कुल की, बिल्कुल, आपको इजाजत होनी चाहिए ताकि आप इस पर बात कर सकें, बिकॉज आप बड़ी वोकल हैं इस मामले में, आप हर अहम मामला उठाती हैं। नुसरत सर अब्बासी साहबा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप। और डॉक्टर साहबा का बेहद शुक्रिया, आपने भी इससे मुताल्लिक गुफ्तगू की। फ़ौरन से हमें एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर एक और अहम सेगमेंट है हमारे पास, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम सब क्या करते हैं, हम बचपन से एक काम करते आ रहे हैं, एक चीज़ जो है वो हम पीते आ रहे हैं। मैं बिल्कुल फीडर की बात नहीं कर रही, मैं रूह अफ़ज़ा की बात कर रही हूँ। फीडर में डाल के पी लेते हैं। हाँ फीडर, देखें ये देखें, ये इन्होंने बचपन में ये काम नहीं, मैं अब भी बच्चों को डाल के देता हूँ, इसलिए मुझे पता है। ये देखें, ये भी ये काम कर चुके हैं, बहुत सारे वालिदैन ये काम करते हैं जनाब। लेकिन जो बड़े हैं उन्हें रूह अफ़ज़ा पीने का मज़ा कब आता है? जब रमज़ानुल मुबारक आता है। तो बस हम कहते हैं इफ्तारी में ठंडा ठा रूह अफ़ज़ा हो, या तो दूध रूह अफ़ज़ा हो, या फिर बस रूह अफ़ज़ा का गिलास सामने
सामने हो, और अगर इफ्तार पर ये शरबत ना हो तो कुछ कमी सी महसूस होती है कि दस्तरखान आपका कंप्लीट नहीं है। इसे हर टेबल की शान भी कहा जाता है। अभी रूह अफ़ज़ा की ताज़ा तरीन कैंपेन ज़िंदगी मुबारक आप लोग देख रहे होंगे, अभी हम चलाएँगे भी। तकरीबन पिछले 3 माह से ये कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में बहुत ही प्यारा मैसेज दिया गया है, वो ये है कि ज़िंदगी मुबारक है, मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें। मैंने तो गाना सुन लिया था ब्रेक में, आपको क्या लगा कि आप क्या मैसेज था इसमें? खुशियाँ बांट रहे हैं, अच्छे लम्हात शेयर कर रहे हैं, मुस्कुराहटें बांट रहे हैं, और ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना है कैसे, ये उसमें जो मैं समझ पाया बात यही ज़िंदगी है ना, यही तो ज़िंदगी है। खुशियाँ बांटने का नाम है ज़िंदगी। और ऐसे में अगर एक ठंडा सा रूह अफ़ज़ा का ग्लास हो आपके साथ तो खुशी हो जाती है। वैसे भी कराची जैसे मौसम में जब गर्मी, बहुत गर्मी और अन्य गर्मी, यही 3 मौसम यहाँ पर होते हैं, रूह अफ़ज़ा पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। बाद में पिलाएंगे, ज़रा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए फिर। लेकिन अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ के डिप्टी डायरेक्टर ब्रांड एंड मार्केटिंग शहरियार पाशा और ज़िंदगी मुबारक गाने वाले इंतहाई टैलेंटेड सिंगर कुमैल अनम ने हमें लेकिन इनसे बात करने से पहले, चूंकि हम बात करें ज़िंदगी मुबारक इस कैंपेन की, तो गाना आपको सुनाते हैं जनाब। इंतहाई खूबसूरत गाना, और ये हकीकत है कि ज़िंदगी की कहानी कितनी है हमें नहीं पता, अगला लम्हा हमारे लिए क्या है। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद है, शहरियार पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कुमैल, आपकी आवाज़ माशाल्लाह, क्या गाते हैं आप, ज़बरदस्त। अच्छा शहरियार, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, मुझे बताएं कि आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं या सिर्फ कहते हैं कि बाकी लोग पी लें, मैंने नहीं पीना? सिर्फ बेचने में फोकस है। नहीं, मैं बहुत शौक से पीता हूँ, बल्कि रूह अफ़ज़ा लीमू के साथ मेरा पसंदीदा तरीन है, और रूह अफ़ज़ा शेक जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं जब ज़्यादा पीना शुरू कर देता हूँ रूह अफ़ज़ा तो मेरी बेगम कहती है कि आप क्यों इतना पी रहे हैं, केमिकल्स होते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ नहीं, इसमें तो कुदरती जड़ी बूटियाँ होती हैं, मैं ठीक हूँ या मेरी बेगम ठीक है? आप बिल्कुल ठीक है, 100% नेचुरल है। क्या गलत कह रही है? मेरी बेगम गलत कह दिया आपने। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतनी सारी स्टोरीज हम देख रहे हैं कि इतने इमोशनल इसके अंदर लम्हात भी आपने दिखाए हैं, ये क्रिएटिव एजेंसी का काम होता है या फिर कुछ अपनी भी जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंस से? क्योंकि ये ज़िंदगी मुबारक मैसेज देना एक बड़ी बात है कि आप लोगों को पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं कि जनाब आपकी ज़िंदगी कितनी है कुछ नहीं पता, बस खुशियाँ बांटें आप। जी हाँ, हमारे साथ हमारी पार्टनर ब्लेड एडवर्टाइजिंग थी, और ब्लेड्स के साथ मिलके ये जो है पूरा टीम वर्क था, जो हमने ये आइडिया सोचा है। लोगों की तवक्कात होती हैं, उनकी तवक्कात बताती हैं कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो ज़िंदगी मुबारक हम काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इस दफ़ा हम कुछ जिस तरह से ब्रांड का ग्रैंडियर चाहते थे कुछ बड़ा करें। हाँ। तो कुछ बड़ा करने के लिए फिर हमने ये गाना सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पसंद किया जा रहा है। और जब ये गाना सोचा, फिर कॉन्टेक्ट हुआ आपसे, तो अब कुमैल मुझे आप बताएंगे कैसा महसूस हुआ? ज़ाहिर है हम सब की एज से बहुत बड़ा है ये ब्रांड, तो फिर जब आपसे कांटेक्ट हुआ तो कैसा महसूस हुआ? फिर आपने क्या बस फ़ौरन से कहा ओके आई एम गुड टू गो? एट फर्स्ट तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये किस किस्म का लाइक एडवर्टाइजमेंट होगा। मुझे लगा कि एक नॉर्मल जिंगल की तरह होगा, बट जब मैं रूह अफ़ज़ा की टीम से मिला और उन्होंने मुझे गाना सुनाया तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो या और साथ साथ जब हम शूट कर रहे थे तो और मज़ा आया। लेकिन उससे पहले अब्बू से भी बात हुई, खालिद अनम साहब से? नहीं, उनको मैंने जब सब हो गया एंड में शूट वगैरह हो गया और जब ये कैंपेन आई तब उन्होंने सुनी और उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे बताएंगे कि आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं या सिर्फ ऐड के लिए आपने? मैं रूह अफ़ज़ा तो वैसे हर चीज़ के साथ पी लेता हूँ। अच्छा, मगर चाय के साथ पी लेते हैं? नहीं, चाय तो मैं वैसे ही नहीं पीता। तो मगर स्पेशली मुझे दूध के साथ पसंद है। ओके, ठंडा ठाठ दूध, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा, एनर्जी आ वो वैसे आ जाती है। आपको कैसा पसंद है? फ्रूट्स में डाल के, आइसक्रीम में डाल के, कैसे? नहीं, मुझे वो पसंद है जो अभी ना बताया नींबू पानी में ना, वो उसका टेस्ट ही मज़ेदार सा हो जाता है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं सर कि एक जैसे मैंने कुमैल से भी कहा कि एक बड़ा ब्रांड होना, हम सब की एज से बहुत बड़ा ये ब्रांड है, पाकिस्तान बनने से पहले का ज़ाहिर ये ब्रांड है। इतने पुराने ब्रांड के साथ काम करना है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कब से आप वाबस्ता भी हैं और कितना अच्छा महसूस होता है पुराना ब्रांड? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए और इस ब्रांड पे काम करते हुए, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये बिज़नेस से ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि लोगों की तवक्कात से जो है हमें पता चलता है कि वो मज़ीद क्या चाह रहे हैं। और जिस तरह से रूह अफ़ज़ा
ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में लेकर गया है, तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारी कोशिश होती है कि बेहतर तरीके से काम करें, क्वालिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी दें, और जो इसका टेस्ट है और जो इसकी फ्रेशनेस है वो उसी तरह से कायम रहे जिस तरह से लोगों की डिमांड है। अच्छा शहरियार, मुझे ये बताएं कि आपने कहा पाकिस्तान से बाहर भी नाम इसका रोशन किया, जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो ये पाकिस्तान से बाहर कितने ममालिक में जाता है और कितने ममालिक में पसंद किया जाता है? ये 32 से ज़ायद ममालिक में जाता है। वहाँ पे इसकी इतनी डिमांड है कि हमें वहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर खुद रखे हुए हैं। अदरवाइज इन ममालिक के अलावा भी कई ममालिक है जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दूसरे तरीक़ों से पहुँच रहा है। ये बताएं मुझे कि पाकिस्तान के बाद ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी? यूएई। यूएई में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब आप मुझे बताएं कि जिंगल्स में नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ब्रांड का नाम होता है। इवन अगर हम अपने शो की बात भी करें या किसी और शो की बात करें तो कोशिश ये होता है कि जिंगल अगर बन रहा हो तो उसमें शो का नाम हो या एंकर्स का, इस तरह। लेकिन इसमें रूह अफ़ज़ा का नाम नहीं है, इसमें हमदर्द का नाम नहीं है, इसमें ज़िंदगी मुबारक है। सही। व्हाई इज़ दैट सो? हाँ, हमारी कोशिश ये थी कि ब्रांड का नाम हैमर करने से ज़्यादा हम एक पॉजिटिव मैसेज दें। ब्यूटीफुल। जी हाँ, और उस मैसेज को देने के लिए फिर हमने ब्रांड को थोड़ी देर के लिए पीछे रखा और उस मैसेज को आगे लेकर आए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कितने इवेंट्स होते हैं, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहते हैं, लेकिन इन सब की जो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ज़िंदगी खुद एक है, जान है ना? जो बिल्कुल जान है, तो उसकी मुबारकबाद सबसे ज़्यादा बनती है। तो हमारा मैसेज इसके अंदर यही था कि किस तरीके से आप अपने लम्हों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी खुशियों के अंदर रूह अफ़ज़ा को शामिल करके और रंग भर सकते हैं। ज़बरदस्त। और अच्छा, ये महक, चूँकि शूटिंग में आप लोग नथिया गली भी गए? जी हाँ, बिल्कुल गए। तो ये मुझे बताएं, ये बर्फ़ीले इलाकों में, ठंडे इलाकों में भी रूह अफ़ज़ा की उतनी ही डिमांड होती है जितनी कराची और लाहौर में होती है? बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, ये एक ख़ुसूसियत इसकी एक ये है कि ठंडे मशरूबात के अलावा ये गर्म मशरूबात में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। दूध के साथ आप पीते रहे होंगे। यस। इसके अलावा कश्मीरी चाय के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। ये नई बात है? जी हाँ, कश्मीरी चाय में। और आपको हैरानगी होगी कि हमने बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार की हैं जिसके अंदर खाने में भी हमने इसको इस्तेमाल किया और डिफरेंट ड्रिंक्स के अलावा भी, डेजर्ट्स के अलावा भी। बिल्कुल। तो हमारा सोशल मीडिया का जो पेज है रूह अफ़ज़ा पी के, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। क्या बात है। नई रेसिपी अगर आपने कोई जाननी है तो आप उस पेज पर जाइए। खाने पकाने का बहुत शौक है ना आपकी बेगम वगैरह में, वो जाएं और जाकर फौरन से विजिट करें। वो खुद से कोई ना कोई टोटका कर लेगी इसके साथ। कुमैल, अब मुझे बताएं। हमारे असल में जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अब उसमें बहुत सारी डिशेस ऐसी भी आ गई हैं जिसमें थोड़ा सा हमें खट्टा मीठा जो है वो मिक्स होता है। तो रूह अफ़ज़ा का जो टेस्ट है वो एक ख़ास एरोमा के साथ है, तो वो टेस्ट उसके अंदर एक ख़ास फ्लेवर जो है वो ऐड कर देता है, वो डिश जो है और ज़्यादा मज़ेदार। क्या बात है जनाब। अब कुमैल मुझे बताएं, ये नहीं सोचा आपने कि अच्छा, नॉर्मली ज़्यादा यंगस्टर्स होते हैं रॉक या पॉप या इस तरह की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन लिरिक्स पे बड़ा ध्यान सोचते हैं कि अच्छा लिरिक्स ज़रा डिफरेंट होने चाहिए। ये ज़रा ठीक है, मैसेज पॉजिटिविटी अपनी जगह। आपने नहीं सोचा कि नहीं मेरे टाइप का नहीं है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट? नहीं, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। अच्छा, आपका टाइप का है। इस किस्म का जॉनरा बहुत दैट मच काम एंड कंपोज्ड म्यूजिक। जी बिल्कुल। और ये इस किस्म का जॉनरा ऑफ म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद भी है। और ऑब्वियसली इतना बड़ा ब्रांड है और हम सबके दिलों के इतना करीब है, तो आई डिडंट इवन थिंक ट्वाइस, मैंने फ़ौरन ही। ओके, अब आ जाए शूटिंग पे। बिल्कुल। कहाँ गए? नथिया गली तो मैंने पूछ लिया था पहले ब्रेक में आपसे। जी। उसके अलावा किधर गए? कराची में ही ज़्यादातर हमारा शूट हुआ था। ओके। मगर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और एक तरीके से कहाँ पर रहे थे आप? बिल्कुल। एक्चुअली इससे पहले मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा। आप इमेजिन करें, कराची में रहे आप पूरी ज़िंदगी और आपको -8 में ऊपर भेज बंदा वैसे ही जाओ बेटा गाँव जाके। और जब हम शूट कर रहे थे तो ऑब्वियसली एक सर्टेन हमें अटायर पहनना था, उसमें ना ग्लव्स थे ना सॉक्स, उस लेवल मतलब कोई थर्मल वगैरह भी नहीं पहना था। छत पे बैठा के आपको गिटार बजा रहे। ये जुल्म कराया ना आपने। हाथ कांप रहे थे या हाथ फ्रीज हो गए थे? तो फील ही नहीं हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस अब ये गिर साथ नहीं है। हाँ। साथ नहीं है। तो आपने कहा नहीं भाईजान कितने ले आए? नहीं, बस अब हमने कहा कि अब छत पे आ गए तो अब एंजॉय करें। बिल्कुल। जब पार करें या पार करें। जब आप अपनी किसी ऐसी ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं कि जो आपको पसंद भी हो, तो फिर उसके अंदर जो है इस तरह की कुर्बानियाँ भी दी जाती हैं और एनर्जी भी आ जाती है, और फिर हमने वहाँ पे रूह अफ़ज़ा के जरिए भी इनको एनर्जी दी है। क्या बात। अब मुझे बताएं, यहाँ तो देखें, यहाँ तो आपके हाथ फ्रीज भी नहीं होंगे ना? जी, आराम से गा लेंगे। आराम से गा लेंगे, थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ज़िंदगी मुबारक थोड़ा सा सुनते हैं। कहाँ से चले हम, कहाँ तक आ गए, ये कितनी पुरानी कहानी है, कुछ पता नहीं। ये छोटा
सा दिल है, बड़े से ख्वाब हैं, क्या करना है आगे पता तो है कि दुनिया ये फ़ानी है। मुस्कुराहटे बिखेरो, खुशियाँ समेटो, उदासी के कान को मरोड़ो, अपने दिल में नफरतें न छोड़ो, अपनों से मुंह न मोड़ो, नेमत बटोरो। जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो, जिंदगी मुबारक हो तुमको, हम सबको। सुमेल, थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत आपने गुनगुनाया और साथ ही गिटार भी हमारे लिए थोड़ा सा बजाया। अब मुझे लगता है जितना मजे का ये गाना ये इन्हीं की आवाज़ पे सूट कर रहा था। तो बात दुरुस्त है, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा है। वो सबसे अच्छा, जिंदगी मुबारक हो। जो नफरतें अपने दिल से आप निकालिए, खुशियाँ बांटिए, मोहब्बतें बांटिए। थैंक यू वेरी मच कुमेल, आप साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया साथ मौजूद था। आपने तो हमें एक नई बात बताई कि रेसिपीज हम मजीद भी देख सकते हैं। और आप इसको कश्मीरी चाय ना, कश्मीरी चाय इसमें भी डाल सकते हैं। जनाब अब आपने करना है ये, जल्दी से पेज को विजिट करना है और नहीं यार करनी है। हमने करना ये कि हमने लेनी है ब्रेक। हम रोजाना कहते हैं कि मंडे मुबारक, ट्यूसडे मुबारक, आज हम कहेंगे जिंदगी मुबारक। मास्क पहने, अपनी जिंदगी को और महफूज बनाएं, दूसरों से मोहब्बत करें और उनकी मोहब्बत में मास्क पहन लें। अल्लाह हाफिज़।